नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उद्गल बायोलॉजी में। देखिए, हम सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज जो है हमने शुरू की थी और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम वापस शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी यूनिट, यानी कि ये आपकी पहली यूनिट है। और पहली यूनिट के अंदर देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिज वाला टॉपिक है। फिर आपसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में पूछा गया है। फिर सेंट्रल डॉग्मा की बात की गई है। फिर सेल साइकिल और लास्ट में क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। फिर इस डीएनए आरएनए को ही आगे बढ़ाते ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इनकी बात की गई है। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आ जाती है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड में आगे हम बात करेंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आ जाता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, वो सारी चीज़। ठीक है। फिर इसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की बात की गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। फिर सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे और लास्ट में अपन क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, दूसरा आपका सेल साइकिल वाला, और फिर आपके क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए टॉपिक लेके आ जाएंगे, जिसमें न्यूक्लिक एसिड को अपन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें डीएनए आरएनए पूरा हो जाएगा, सेंट्रल डॉग्मा हो जाएगा और हमारा जो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये शॉर्ट नोट्स पैटर्न है आपका, मैं बता दूं आपके लिए। ठीक है। ये क्या है? ये शॉर्ट नोट्स है। तो आप डिटेल में जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप देखिए बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो। तो हमें अब क्या करना है? क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन हो जाए, इसकी अपन कोशिश करते हैं। इसलिए अपन शॉर्ट नोट्स का सहारा लेते हैं। अगर ये शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, मैं फास्ट करूँगा, समझाने का काम ना करके मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जहाँ समझाने की बात होगी वहाँ मैं समझा दूंगा। इसको आप एज अ रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं साइटोलॉजी के जनक कौन है। तो रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। जो मॉडर्न साइटोलॉजी है, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं, वो सीपी स्वानसन है। इसके बाद कोशिका विज्ञान के यदि भारतीय जनक की बात की जाती है तो डॉक्टर ए के शर्मा, यानी कि अरुण कुमार शर्मा को बताया जाता है। हम सेल की बात करते हैं कि बेसिकली सेल होती क्या है। तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। खोजकर्ता की हम बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा था 1665 के अंदर। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी उसको मृत पादप कोशिका कहते हैं, जो कि एक कॉर्क कोशिका थी। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात किए गए तो जो खोज के दौरान जो शब्द उपयोग में लिया गया था वो सेल्यूली नाम का शब्द था। ठीक है। जिससे सेल या फिर बाद में कोशिका कहा गया। रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था वो माइक्रोग्राफिया थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम जीवित कोशिका की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो ल्यूवेनहॉक थे। ये अभी 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ है सेकंड ग्रेड साइंस का। ठीक है। सेकंड ग्रेड साइंस का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कि प्रथम जीवित कोशिका खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, खोज कब की थी? तो 1674 के अंदर खोज की थी। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जब इसको खोजा तो इसके लिए शब्द कौन सा यूज लिया गया। तो एनिमल किल्स शब्द का उपयोग किया गया। अब ल्यूवेनहॉक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनको अपन फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कह देते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कह देते हैं, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी कह देते हैं और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कोशिका के साइज के बारे में। तो सबसे छोटी कोशिका है उसको माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसको पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोडिम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसकी दो स्पीसीज है। सबसे पहले लेड लेबी है जिसकी साइज 0.1 माइक्रोन होती है। दूसरी गैलीसेक्टिकम है जिसकी साइज 0.2 माइक्रोन होती है। यदि हम इनके सेल वॉल की बात करें तो इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनको पादप जगत के जोकर कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इनको बहरूपिया भी कहा जाता है। चूंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है इसलिए इनका एक फिक्स आकार नहीं होता, ये अपना आकार बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत के जोकर भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी कोशिका की हम यहाँ पे बात करें तो शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसकी साइज 170 mm से लेकर 1 × 150 mm होती है। अब हम बात करें केंद्रक रहित जीवित कोशिका की। तो पादप कोशिका जो केंद्रक रहित होती है वो फ्लोएम की चालिनी नलिका होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जंतु कोशिका की। तो स्तनधारी की जो आरबीसी होती हैं, जो एक एनिमल सेल है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि रक्त की जो प्लेटलेट्स होती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इनमें जो ओरिजिन होता है, इन उत्पत्ति से ही केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जो जंतु कोशिका में जो स्तनधारी की आरबीसी होती है, यानी कि एक मैमल्स की जो आरबीसी होती है, उसमें ओरिजिन के टाइम पे तो न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है उस टाइम पे उनमें केंद्रक जो है वो डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है वहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी कोशिका जिसमें उत्पत्ति से ही केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो वहाँ पे प्लेटलेट्स भी ऑप्शन में दिया जाएगा और आरबीसी भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति से ही पूछा जाए तो प्लेटलेट्स वहाँ पे राइट आंसर आएगा। और पूछा जाए कि वयस्क होने पर किसमें केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है तो जनरली आरबीसी सही होगा आंसर वहाँ पे।
अब बात करते हैं अपन सबसे छोटी पादप कोशिका की। तो स्क्लेरइड जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी पादप कोशिका है। सबसे बड़ी या लंबी पादप कोशिका की बात करें तो जो फाइबर है या फिर रेशा, और वो भी कौन से पादप के, तो वो है मेरियन नीविया का जो रेशा होता है वो सबसे बड़ा होता है। 54 से 55 सेंटीमीटर का ये रेशा होता है, जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। सबसे छोटी मानव कोशिका की बात करें तो स्पर्म सेल होती है यानी शुक्राणु। सबसे बड़ी मानव कोशिका की बात करें तो अंडाणु होता है यानी कि एग सेल होती है। सबसे लंबी जंतु कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन यानी कि जो अपनी तंत्रिका कोशिका होती है। और इसमें भी हम बात करें तो जिराफ की होती है। जीवन में कभी भी विभाजित ना होने वाली कोशिका वो न्यूरॉन है। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करती। कोशिका की जो मापनीय इकाई है जिसमें मापा जाता है वो माइक्रोमीटर होती है या फिर माइक्रोन होती है। यदि हम इसे मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻⁶ के अंदर 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोमीटर होता है। उपकरण एवं तकनीक की हम यहाँ पे बात करें तो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है सेल को देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन सरल माइक्रोस्कोप की यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसे अपन कॉम्पैक्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लास्ट में आता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले ल्यूमेनहॉक थे, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी खोज करने वाले जेनसन एंड जेनसन थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोजकर्ता नॉल व रस्का थे, और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की खोजकर्ता जर्निक थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अभिरंजक और उनसे अभिरंजित होने वाले कोशिकीय घटक। हम अभिरंजक की बात करते हैं तो जिंक क्लोर आयोडाइड या फिर जिंक आयोडाइड होता है, उससे कोशिका भित्ति को अभिरंजित किया जाता है। इओसिन या फिर नेचुरल रेड जैसे कोशिका द्रव्य को अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजन का मतलब क्या होता है कि उसको अपन रंग देते हैं तब जाके हमें वो चीज़ माइक्रोस्कोप में विजिबल होती है, अदरवाइज सारी चीज़ें ये कैसी हैं, कलरलेस होती हैं। इसके बाद हम बात करें हीमोटॉक्सिलिन की, तो उससे केंद्रक को रंगा जाता है। हीमेटोजाइलिन से केंद्रक को रंगा जाता है। क्षारीय फुचसिन से केंद्रक को रंगा जाता है यानी अभिरंजित किया जाता है। पैरारोजेलिन से डीएनए को अभिरंजित करके देखा जाता है। फ्लूंचन अभिकर्मक से डीएनए को अभिरंजित करके देखा जाता है। टोलिडिन ब्लू से आरएनए को अभिरंजित करके देखा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो टोलिडिन ब्लू से कोशिकाएं को भी अभिरंजित कर सकते हैं। एनिलिन ब्लू की बात करें तो जो कवक तंतु होते हैं इनको अभिरंजित करके देखा जाता है। एसिटोकार्बिन से गुणसूत्र को अभिरंजित करके देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल वॉयलेट से जीवाणु कोशिका एंड बैक्टीरियल सेल को अभिरंजित करते हैं, स्टेनिंग कहते हैं अपन इसको, अभिरंजन को। इसके बाद जेनस ग्रीन से माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑरेंशिया येलो से माइट्रोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जाता है। सूडान से लिपिड को और आयोडीन से स्टार्च को अभिरंजित करके देखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कोशिका से संबंधित कुछ उत्सर्जित घटक, यानी कि कौन से ऐसे उत्सर्जित घटक हैं जो कोशिका निकालती रहती है। तो सबसे पहले अपन सिस्टोलिथ की बात करते हैं, तो ये इसका निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। यदि हम बात करें कहाँ से प्राप्त होती है तो ये बरगद की पत्तियों में ये बनती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेफाइड्स, जिसे अपन रुश भी कहते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्सीनेट के क्रिस्टल होते हैं। ये ताराकार होते हैं और सुच्चाकार होते हैं, यानी कि सुई के आकार की इनकी शेप होती है। मनी प्लांट जिसे अपन पोथास कहते हैं उसकी पत्तियों में ये पाया जाता है। इसके बाद हम एल्कलॉइड्स की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे हों परंतु उनका औषधीय महत्व वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अपन एल्कलॉइड्स कहते हैं। जैसे दो एल्कलॉइड्स हमारे सामने है, पहला है मॉर्फिन, दूसरा है कोडीन। दोनों पेपेबर सोमनिफेरस नाम के पदार्थ से प्लांट से निकाले जाते हैं। इसको सामान्य भाषा में अफीम कहते हैं, या फिर पोपी या फिर पोस्त भी कहते हैं। इनसे ये प्राप्त होता है। दोनों का उपयोग क्या है, तो दर्द निवारक होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है, और कोडीन का उपयोग खांसी की दवा के रूप में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनना। मॉर्फिन या फिर कोडीन एल्कलॉइड्स से प्राप्त होने वाले पादप कौन से हैं, तो पेपेबर सोमनिफेरम जो पादप है उससे इनको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेनिन या फिर क्वेनिडीन, इसको कोनाइन भी कहते हैं कई बार। ठीक है, तो इनको पादप जिस पादप से प्राप्त होते हैं वो सिंकोना नाम का पादप होता है। यदि हम इनके उपचार की बात करें तो मलेरिया रोग के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। कोनाइन नाम की दवाई भी आती है। इसके बाद बात करते हैं रेसरपिन। रेसरपिन राउ वोल्फ सर्पेंटाइना से इसका निकाला जाता है। ये पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्पदंश के उपचार में या फिर मिर्गी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। कुकरमिन की बात करते हैं तो कुरकुमा लौंगा, जिसे हल्दी कहते हैं, ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। कृमिहर के रूप में, यानी कि पेट के कीड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आमाप की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आमाप 0.1 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन होता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो 5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन या इससे भी अधिक हो सकता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन या फिर म्यूरामिक एसिड की मिलकर बनी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति होती है वो इसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरीके से जो यूकैरियोटिक प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। अब अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करें यानी कि कोशिका झिल्ली की बात करें तो फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन से निर्मित होती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों की सेम पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम बात करें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है यानी कि लेस डेवलप्ड होता है। वहीं यदि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पे वेल डेवलप्ड या फिर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है।
केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आनुवंशिक घटक या फिर डीएनए की बात कर ले, जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे नेक्ड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है यानी हिस्टोन प्रोटीन रहित पाया जाता है। इसके स्थान पर प्रोलैमिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रोलैमिन प्रोटीन जो कि डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने का काम करती है, यानी डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। प्रोलैमिन प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट के अंदर पाई जाती है। तो प्रो से आप याद कर सकते हो, प्रो से प्रोकैरियोटिक, प्रो से प्रोलैमिन प्रोटीन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यदि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से ढका हुआ डीएनए देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अपन कोशिकांग जो कि झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिकांग दो प्रकार के होते हैं, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं और दूसरे झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, प्लास्टिड आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और ये माइक्रोबॉडीज। इनकी बात करें तो ये सारी की सारी एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। वहीं यदि हम यूकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे ये सारी उपस्थित पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग की, यानी कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स की हम यहाँ बात करें तो उसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। 70S की यदि हम सब यूनिट की बात करें तो 50S और 30S में सब यूनिट होती है। यूकैरियोट में हम यहाँ पे बात करें तो 80S टाइप के राइबोसोम देखने को हमें मिलते हैं। इसकी सब यूनिट की बात करें तो 60S और 40S सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन की बात कर लेते हैं तो प्रोकैरियोट में श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है और मीजोसोम्स के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं यूकैरियोट में हम यहाँ पे बात करें तो वायवीय श्वसन होता है लेकिन वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिल जाता है। नोट में क्या लिखा गया है देखिए, मीजोसोम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पत्ति में भिन्न होते हैं लेकिन उनका जो कार्य है वो समान होता है, इसलिए मीजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग या फिर एनालॉगस ऑर्गन इसे कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। इसके बाद हम जनन की बात करते हैं तो देखिए जनन क्या है, लैंगिक जनन यहाँ पे अनुपस्थित पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। मुख्य विधि जो है वो अलैंगिक जनन विधि है। वहीं हम बात करें यहाँ पे जो यूकैरियोटिक कोशिका उसमें लैंगिक जनन कैसा होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपन सेल थ्योरी की तरफ बात करते हैं जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1838 के अंदर ये बताया था। स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1839 के अंदर बताया था। जो स्वान थे जूलॉजिस्ट थे लेकिन इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का क्या किया था, अध्ययन किया था। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत कहता है सभी जीवों का निर्माण कोशिका या फिर उसके उत्पादों से ही होता है। ये जनरली कोशिका सिद्धांत था जो इन्होंने बताया था। इसके बाद क्या होता है कि जो स्लाइडेन थे इन्होंने क्या बताया, सभी पादपों का निर्माण सेल से जो आगे चलकर ऊतक बनाती हैं। स्वान ने क्या बताया कि जंतु कोशिका के चारों तरफ एक पतली परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं और सेल वॉल की उपस्थिति प्लांट का एक अभिलक्षण गुण है, यानी कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर वो एब्सेंट होती है। लेकिन ये जो है वो असफल हो गया और असफलता का कारण क्या बताया कि सेल का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है ये नहीं बता पाए। इन्होंने ये तो बता दिया कि किसी भी जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो तो ये बता चुके, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कोई सेल है उसका निर्माण किस तरीके से होता है। उसके बाद फिर मॉडर्न सेल थ्योरी आई, यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया। इसको देने वाले थे रुडोल्फ विर्चो और नेगेली। इन्होंने एक लाइन दी, इन्होंने बताया ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, यानी कि जो जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, यानी कि जितनी भी न्यू सेल होती हैं उनका जो निर्माण है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के सेल डिवीजन से होता है। तो इन्होंने कोशिका के निर्माण की बात हमें बता दी, तो ये यहाँ पे सफल हो गई है थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जीन होते हैं और जीन को ही आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। 3 अपवाद बताए गए हैं, एक वायरस है, एक वायरोड्स है और प्रियोन्स है। वायरस की हम बात करते हैं तो इनकी जो बाहरी परत होती है वो न्यूक्लियोकैप्सिड से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे ऊपर इनकी न्यूक्लिक एसिड होती है और दूसरा इनके पास कैप्सिड होता है। न्यूक्लिक एसिड इनके पास या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, दोनों कभी भी नहीं पाए जाते। इनके पास डिवीजन होता है तो वो केवल जीवित सेल में डिवीजन कर सकते हैं। इनकी जो प्रोटीन की खोल होती है जो कि कैप्सिड कहलाती है। इसके बाद हम वायरोड्स की बात करते हैं तो इनके पास जेनेटिक मटेरियल केवल आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, प्रियोन्स की हम यहाँ पे बात करें तो इनके पास केवल कैप्सिड उपस्थित होता है, इनके पास डीएनए मटेरियल नहीं होता या फिर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। वायरोड्स की बात करें तो यहाँ पे कैप्सिड जो है एब्सेंट रहता है और यदि प्रियोन्स की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट रहता है। यदि हम वायरोड्स की खोज की बात करें तो टी.ओ. डाइवर ने इसकी खोज की थी। रोग की बात करें हम यहाँ पे तो PSTB यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, इसमें इस रोग के द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई। ये जो प्रियोन्स है ये संक्रामक होते हैं, भेड़ में स्क्रैपी रोग कॉज करते हैं। स्क्रैपी का मतलब होता है भेड़ जो है वो पागल हो जाती है। अब हम कोशिकीय संगठन की बात करते हैं यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि एक सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, मान के चलिए ये सेल है। ठीक है, तो ये सेल की सेल वॉल है, इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म आएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल की खोज की थी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने।
यदि हम इनकी उपस्थिति की बात करें तो सभी पादप कोशिकाओं में, जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में, फंगस में, लेकिन जंतु कोशिका में ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। यदि हम इसके नेचर की बात करें तो ये डेड होती है और परमिएबल होती है, यानी पारगम्य होती है। संगठन की बात करें तो ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, हेमिसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, पैक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है, लिग्निन से मिलकर बनी हुई होती है। सेल्यूलोज के यदि हम मुख्य घटक की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज इसका मुख्य घटक होता है। कवक कोशिका की बात करें तो काइटिन इसका मुख्य घटक होता है। जीवाणु कोशिका की बात करें तो पेप्टाइड ग्लाइकन या फिर म्यूकोपेप्टाइड इसका मुख्य घटक होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यदि हम इसके टाइप की, प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले प्राथमिक होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर टर्शरी होती है। प्राथमिक की बात करें तो ये सबसे बाहर की तरफ होती है। द्वितीयक जो है वो इसके नीचे होती है प्राथमिक, और तृतीयक होती है वो द्वितीयक के नीचे पाई जाती है। प्राथमिक जो है वो मध्य पटलिका के नीचे की ओर स्थित होती है, यानी मिडिल लेमेला के नीचे पाई जाती है। यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्राथमिक जो होती है थोड़ी लचीली होती है, कोमल होती है। सेकेंडरी की बात करें तो ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। तृतीयक भी कैसी होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। यदि हम इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्राथमिक जो है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी। द्वितीयक भी सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी, लेकिन ये हार्ड है तो हार्ड के लिए इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, पैक्टिन और लिग्निन और सुबेरिन का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, ठीक है। वहीं तृतीयक की बात करें तो हेमीसेल्यूलोज और जाइलोन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्वितीयक के अंदर किस चीज के जमाव के कारण कोशिका भित्ति हार्ड हो जाती है या फिर रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो वहां पे हम बताएंगे कि पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन के कारण ऐसा होता है। यदि हम इनकी उपस्थिति की बात करें तो देखिए विभज्योति ऊतक यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। जो यंग प्लांट सेल होती है यानी कि जो एक नया पौधा होता है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। विभज्योति ऊतक में ये पाई जाती है, इसलिए इसमें विभाजन का गुण हमें देखने को मिलता है। द्वितीय की बात करते हैं तो यहाँ पे विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता। ये S1, S2, S3 के अंदर क्या रहती है, विभक्त रहती है। और ये तृतीयक जो होती है वो जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो शब्द जो है वो स्ट्रासबर्गर ने दिया था 1901 के अंदर। कोशिका भित्ति पर ये पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय पादपों का ये गुण होता है। इनके निर्माण की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स और डेस्मोटिब्यूल से इनका निर्माण होता है। यदि हम इनके फंक्शन की बात करें, आखिर है क्या प्लाज्मोडेस्माटा, तो पदार्थों का आवागमन करने के काम आता है। इसके द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में कोशिका द्रव्य का स्थानांतरण किया जाता है। जैसे मान के चलिए 2 प्लांट सेल हैं, ठीक है। ये 2 प्लांट सेल जिसके द्वारा अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, इसको अपन प्लाज्मोडेस्माटा कह देते हैं, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम मिडिल लेमेला की बात करते हैं, मध्य पटलिका की यहाँ पे बात करते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण किससे होता है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, अतः ये इसका मुख्य घटक है। प्राथमिक जो सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, को सार्वत्रिक कोशिका भित्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इसके बाद सेकेंडरी की बात करें हम, वहाँ पे तो कुछ प्लांट सेल्स में पाई जाएगी, टर्सरी भी कुछ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति को गलाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से, तो देखिए प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलेज नाम का एंजाइम होता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज और हेमोसेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। यदि अपन कवक कोशिका यानी फंगस सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे काइटिनेज नाम का एंजाइम है जो कि सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरीके से हम यदि जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल की बात करें तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो उसको गला सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। यदि हम सेल वॉल के कार्य की बात करें तो जो सेल होती है उसको निश्चित आकार व आकृति प्रदान करने का काम करती है। यांत्रिक आघातों और संक्रमण से इसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और कोशिका के बीच जो अंतरक्रिया इंटरेक्शन होता है उसमें क्या करती है, ये हेल्प करती है, ठीक है। अगले दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोई एक सेल की हम यहाँ पे बात करें तो ये इसकी सेल वॉल हो गई और अंदर की तरफ दूसरी लेयर पाई जा रही है जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अपन इसकी बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की खोज की बात करें तो कार्ल लेगली और कार्ल क्रेमर नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इन्होंने इसे सेल मेम्ब्रेन कहा, लेकिन प्लॉबर ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ध्यान रखिएगा, प्लॉबर में पी आ रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पी आ रहा है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। यदि हम इसकी प्रेजेंट की बात करें तो ये सभी जीवित कोशिकाओं में हमें देखने को मिलती है। प्रकृति की बात करें तो देखिए लचीली होती है, जीवित होती है, यानी कि ये कैसी हो, अलाइव है, जीवित है। इसके बाद बात करें तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अर्ध तरल होती है, यानी कि सेमी सैलिड होती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके बनेंगे, तो देखिए जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यदि इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटीन पाई जाएगी, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स जो कम मात्रा में पाया जाएगा। सबसे मुख्य जो इसकी संगठन पाया जाता है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि प्रोटीन पाई जाएगी और लिपो का मतलब लिपिड भी पाया जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो 58 से लेकर 59% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में क्या होता है, जो लाइसिन है और अर्जिनिन है वो जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनके लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लिपिड की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। फॉस्फोलिपिड जो है वो उभयधर्मी प्रकृति हमें देता है, यानी एम्फीपैथिक प्रकृति नेचर इसको देता है। इसके बाद ये कैसा होता है, सेमी सॉलिड भी किसकी वजह से होती है, तो फॉस्फोलिपिड की वजह से इसके अंदर सेमी सॉलिड गुण आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हम इसको बताने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए। सबसे पहला मॉडल था लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल को देने वाले थे ओबर्टन नाम के साइंटिस्ट, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया, अमान्य कर दिया इसको।
क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि यह केवल फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है और प्रोटीन के बारे में नहीं बता पाए। इसके बाद बात करते हैं तो दूसरा मॉडल आता है सैंडविच मॉडल, जिसे ट्राइलेमिनर मॉडल भी कह देते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली का एक बेसल मॉडल है, यानी कि आधारीय मॉडल है। इसके जो प्रस्तुत करता है वो डेनियल और डेविसन है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इनको प्रस्तुत करने वाले कौन है। इन्होंने बताया था कि दोनों तरफ प्रोटीन की परत पाई जाती है, जैसे एक सैंडविच के अंदर दोनों तरफ ब्रेड होती है, इसी तरीके से ऊपर और नीचे क्या पाई जाती है, प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, और बीच में जो मसाला भरा जाता है सैंडविच के अंदर उसको इन्होंने लिपिड के फॉर्म में बताया है, इसलिए इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कह देते हैं। इसके बाद ट्राइलेमिनर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 परतें पाई जाती हैं, 2 प्रोटीन की, 1 लिपिड की। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने जो बताया कि ऊपर जो प्रोटीन की परत है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है, फिर नीचे की जो परत है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है, और बीच में जो लिपिड पाई जा रही है, जो फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत यानी कि डबल लेयर पाई जाती है, जो कि 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इनकी जो प्रकृति है वो एम्फीपैथिक नेचर होता है, उभयधर्मी प्रकृति होती है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, इनका जो हेड वाला पोर्शन है वो जल रागी होता है, और जो टेल वाला पोर्शन है वो जल विरागी होता है, यानी कि एक एम्फी फिलिक नेचर का होता है, सॉरी, एक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। जो जल रागी है वो जल से प्यार करता है, इसलिए वो हाइड्रोफिलिक है, और जल विरागी है वो जल से दूर भगता है, यानी कि ये कैसा हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इसके बाद बात करें जो इसमें व्यवस्था होती है वो दोनों तरफ प्रोटीन है और बीच में लिपिड की कैसी लेयर है, डबल लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन और जो लिपिड जुड़ी हुई होती है उसके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें लिपिड और लिपिड के मध्य, ये लिपिड और ये लिपिड के मध्य ये जो बंध पाए जा रहे हैं ये कौन से हैं, वान डेर वाल बंध है। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लिपिड लिपिड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो वान डेर वाल बंध पाया जाता है, और लिपिड और प्रोटीन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। प्लाज्मा कला जो होती है वो जल में अघुलनशील होती है, यानी कि ये घुल नहीं सकती, लेकिन कार्बनिक विलायकों में कैसी होती है, घुलनशील होती है, घुल जाती है। इसको अमान्य कर दिया गया। अमान्य करने का कारण क्या था कि कोशिका झिल्ली की जो चयनात्मक पारगम्यता है उसको नहीं समझा पाया, यानी कि जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी पाई जाती है उसको ये नहीं बता पाए। इसके बाद दूसरा मॉडल आया इकाई कला मॉडल, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके प्रस्तुतकर्ता थे रॉबर्टसन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इकाई कला मॉडल के प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो रॉबर्टसन है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा कला का जो संगठन होता है यानी सेल मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरीके से सभी जीवित कोशिकाओं में समान प्रकार का होता है और कोशिकांगों में भी समान प्रकार का होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सभी जीवित कोशिकाओं में और सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की होती है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, ये क्या थी, सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो संगठन होता है वो ऑर्गेनिज में अलग होता है, यानी कोशिकाओं में अलग प्रकार का होता है, और सभी कोशिकाओं में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसको भी क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। दूसरा इसका कारण क्या था कि ये भी चयनात्मक पारगम्यता को नहीं समझा पाए। फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने तरल मोज़ेक मॉडल, जिसने सारी चीज़ों कमियों को दूर कर दिया, और दूर करने के बाद इसको फाइनल कर दिया गया। प्लाज्मा कला का जो सार्वत्रिक मॉडल है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसमें इन्होंने बताया कि जो तरल होता है वो एक इसमें तरलता पाई जाती है, और दूसरा इसमें क्या होता है, बिखरे हुए अवस्था में एक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जो तरलता प्रदान करने वाला है वो फॉस्फोलिपिड है, और जो प्रोटीन है वो बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, मोज़ेक फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इसको तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे, सिंगल और निकोलसन थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1972 में इन्होंने भी दिया। तरलता की बात करें तो इसमें फॉस्फोलिपिड जो है इसको तरलता प्रदान करती है, और जो मोज़ेक का मतलब होता है बिखरा हुआ, जो कि इसकी आंतरिक प्रोटीन इसको देती है। बाह्य और परिधीय दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक आंतरिक प्रोटीन होती है और बाह्य परिधीय प्रोटीन होती है। जो बाह्य परिधीय प्रोटीन होती है कुल प्रोटीन का 30% भाग होती है, ढीली ढाली व्यवस्थित होती है, यानी कि आसानी से इसको अलग किया जा सकता है। अधिक एंजाइम सक्रिय होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जल में घुलनशील होती है, यानी जल में घुल जाती है। इसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यूनतम प्रतिशत में पाए जाते हैं। कोशिका पहचान में और निषेचन के दौरान क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब एक स्पर्म सेल जब एग सेल के पास आता है तो वहां पे ये पहचान करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कौन मदद करता है, तो कार्बोहाइड्रेट वहां पे हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन आंतरिक प्रोटीन यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो बाहरी प्रोटीन थी, एक्सेंट्रिक जो प्रोटीन थी, इसके बाद इंसेंट्रिक प्रोटीन आती है, जो कि 70 से 80% भाग बनाता है। ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये मजबूती से व्यवस्थित होती है, यानी कि ये सॉलिडली उसके साथ अटैच रहती है, इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। ये दो प्रकार की होती है, पूर्ण रूप से धसी हुई अवस्था में पाए जाएंगे या फिर आंतरिक धसी हुई अवस्था में पाए जाएंगे। जो पूर्ण रूप से धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं वो चैनल प्रोटीन का काम करते हैं, और जो आंतरिक रूप से धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं वो वाहक की तरह यानी कि वेक्टर के रूप में काम करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोशिका झिल्ली को कैसा देता है, स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसके कार्य की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसका कार्य होता है परिवहन। परिवहन दो प्रकार का होता है, एक निष्क्रिय परिवहन होता है, एक सक्रिय परिवहन होता है। ठीक है, निष्क्रिय परिवहन का मतलब क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई चीज जा रही है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे हम मिश्रण की बात कर दें या फिर पराशरण की बात कर दें। वहीं यदि हम सक्रिय परिवहन की बात करें तो देखिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक यदि कोई चीज जा रही है तो वहां हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसमें हमें वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी या फिर किसी पंप की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप की यूज की जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान के चलिए घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है
और उससे कनेक्शन लेके हमारी किचन के अंदर क्या आ रही है, टोटी आ रही है। तो यदि ऊपर से नीचे पानी आएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें किसी प्रकार की मोटर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब अपन बोरिंग से पानी खींचते हैं और उसको वापस मोटर में चढ़ाना, ऊपर टंकी में चढ़ाना पड़ता है, तो हमें मोटर की आवश्यकता पड़ती है या फिर हम पंप की आवश्यकता पड़ती है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो ऊपर से पानी आता है वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ जाता है, किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, एनर्जी हमारी खर्च नहीं होती, तो वो है निष्क्रिय परिवहन। वहीं यदि हम नीचे से ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो हमें सक्रिय परिवहन देखने को मिलता है, क्योंकि हमें वहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, पंप या फिर मोटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कार्य होता है इसका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, एक फेगोसाइटोसिस होता है, एक पिनोसाइटोसिस होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, यानी कि सेल कोई चीज खा रही है तो उसको सेल ईटिंग कहते हैं, फेगोसाइटोसिस आता है। पिनोसाइटोसिस यानी कि जब सेल कोई चीज पी रही है, ड्रिंक कर रही है, तो उसको अपन पिनोसाइटोसिस कह देते हैं। एंडोसाइटोसिस होता क्या है, तो पदार्थ का सेल के अंदर प्रवेश करना। सेल के अंदर प्रवेश दो तरह से हो सकता है, या तो सेल खाएगी किसी चीज को, डायरेक्ट इनगल्फ करेगी, या फिर उसको ड्रिंक करेगी, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में लेगी, तो उसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे। पीना आप यहाँ से देख सकते हैं, पीनो का मतलब पीना। ठीक है। एक होती है फिर एक्सोसाइटोसिस, यानी कि जो पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। इसके बाद इसका काम होता है एनिमल सेल को निश्चित आकृति में आकार प्रदान करना। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल ये काम करती है, क्या काम करती है, निश्चित आकृति और आकार देने का कार्य करती है। लेकिन वहीं हम इसकी बात करें, जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, तो वहाँ पे ये सारा काम कौन कर रही है, एनिमल सेल कर रही है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, कोशिकांगों के बारे में। तो कोशिकांग मैंने आपको बताया था, सेल ऑर्गेनेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, एक झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग को भी दो भागों में यदि हम बांट दें तो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे, एक एकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। ठीक है। दोहरी झिल्ली यानी कि जिनके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, एकहरी झिल्ली यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। तो जो दोहरी झिल्ली वाले हैं वो दो हैं, एमपी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो एमपी होता है, जो सांसद होता है, उसके लिए डबल लेयर की सिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा जो एकहरी झिल्ली वाले हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइक्रोबॉडीज है, रिक्तिका है, बाकी सारे कैसे हैं, सिंगल झिल्ली वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे हैं जिनके लिए झिल्ली बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि इनके लिए कवरिंग यानी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, तो वो है राइबोसोम, आरसी, और न्यूक्लियस, आरसीएन। ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, उसको एनसीआर के फॉर्म में याद कर सकते हो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, या फिर हम बात करें किसकी, सेंट्रोसोम की, और दूसरी बात करते हैं राइसोसोम की। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी की आवश्यकता है ही नहीं, यानी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और एमपी को डबल लेयर सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले डबल से ही बात करते हैं अपन, तो सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रगढ़िया कहा जाता है। इसको सर्वप्रथम देखा था कौन से, तो कॉलिकर ने देखा था, कीटों की रेखित पेशियों के अंदर इसको देखा था। यदि हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो फ्लेमिंग ने इसको खोजा था और फिल्ला नाम कहा था, या फिर फाइला कहा था। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। यदि हम इसकी संख्या की बात करें तो देखिए 1000 से 1600 प्रति सेल ये पाए जाते हैं। क्लोरेला फूशिका जो माइक्रो एस्टीरियस है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका पाया जाता है, जो कि न्यूनतम है, सबसे कम है। ठीक है। क्लोरेला फूशिका माइक्रो एस्टीरियस, ठीक है, इसमें एक कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि क्या है, सबसे कम है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अमीबा चाउस, इसमें 5 लाख प्रति कोशिका पाए जाते हैं, यानी कि एक कोशिका के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा है, अधिकतम मात्रा में, मैक्सिमम है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें नामकरण करता है, यानी कि इसको नाम किसने दिया, तो चार्ल्स बेंडा है जिन्होंने इसको क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो 3 साइंटिस्ट हमारे सामने आए। सबसे पहले देखा किसने, यानी कि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, प्रेक्षण करता इसके कौन थे, तो कॉलिकर ने देखा था इसको सबसे पहले कीटों की रेखित पेशिका में। फिर इसकी खोज किसने की, तो फ्लेमिंग और अल्टमान ने की। फ्लेमिंग ने फिल्ला कहा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। फिर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, तो चार्ल्स बेंडा ने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। विशेषता की बात करें तो ये दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। क्लोरोप्लास्ट के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। उपस्थिति की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट और मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट होता, नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका कार्य कौन करता है, तो मीजोसोम्स इसका कार्य करते हैं। अन्य नाम की बात करें तो कोशिका को शक्तिग्रह से कहा जाता है, कोशिका में कोशिका से कहा जाता है। सबसे सक्रिय और सबसे व्यस्त कोशिकांग है, अर्धस्वायत्त अंग भी है, यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी होता है। इसके बाद बात करें तो देखिए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश पाया जाता है, जिसे हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर लिंक रिएक्शन संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंक रिएक्शन कहाँ होती है, तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के अंदर लिंक रिएक्शन होती है। इसके बाद देखिए जो भारी झिल्ली होती है वो चिकनी होती है, परमिएबल होती है, यानी पारगम्य होती है, और इसमें पोरीन्स पाई जाती है, यानी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। आंतरिक सतह की बात करें तो ये दो भागों में विभक्त होती है। आंतरिक सतह, सबसे पहले आंतरिक सतह की ओर भारी सतह होती है, जिसे अपन सी फेस कहते हैं, और आंतरिक सतह की जो अंदर की तरफ सतह होती है उसे अपन एम फेस कहते हैं। एम फेस के अंदर 10⁴ या 10⁶ संख्या में संरचना पाई जाती है, जिसे अपन फंडामेंटल पार्टिकल कह देते हैं, ऑक्सीजोम कह देते हैं, या फिर F1 कण कह देते हैं, या फिर फर्नांडीज मोडान कण भी कह देते हैं। वापस देखिए, जो आंतरिक सतह होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे अपन क्रिस्टी कहते हैं।
क्रिस्टी का काम क्या है, तो ये फ्रस्टी क्षेत्र इनके सरफेस जो एरिया उसको बढ़ाने का काम करते हैं। क्रिस्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजोम पाए जाते हैं, और ऑक्सीजोम के ऊपर F1 कण पाए जाते हैं, जो कि हम इधर इसकी बात कर रहे थे। जो F1 कण होते हैं इनके अंदर ETS संचालित होता है। F1 कण के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरा जो इसका पोर्शन होता है वो मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स के अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 55 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पे कैप्स चक्र संचालित होता है। ये पूछा जाता है सीधा, कैप्स चक्र कहाँ संचालित होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर। बात करते हैं, देखिए फर्स्ट ग्रेड में ये चीज पूछी गई है, इसलिए नोट में लिख दिया मैंने कि सक्सेनिल डिहाइड्रोनेज एंजाइम जो है अंतःझिल्ली पर पाया जाता है, यानी कि इनर जो मेम्ब्रेन होती है उस पर ये पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, जिस पर MDNA कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर दो चीज आवश्यक होती हैं, एक इसका जेनेटिक मटेरियल आवश्यकता होता है, और दूसरा उसके अंदर राइबोसोम होने चाहिए जो प्रोटीन का क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर दें, प्रोटीन को उत्पादित कर दें। दोनों चीज इसके पास पाई जा रही है। खुद का डीएनए भी पाया जा रहा है, इसलिए इसके दूसरा इसके पास क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम भी पाया जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कैसा डीएनए होता है, तो ये द्विकुंडलित होता है, वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है। इसकी खोज करने वाले कौन थे, नास एंड मर्गिट नाम के साइंटिस्ट थे। इसके बाद बात करें, इसके बाद ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए जीसी प्रकार का डीएनए भी इसे कहा जाता है। 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कह देते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, जो खुद से सारी चीजें कर सकता है। ये आधी चीजें ही खुद से कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद 70 इस प्रकार के राइबोसोम है और डीएनए है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कह देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए कैप्स चक्र या फिर टीसीए साइकिल जिसे हम कहते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे अपन कहते हैं, या फिर एम्फीबोलिक साइकिल भी अपन कह देते हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज लिंक रिएक्शन हो गई, या फिर पायरुविक एसिड का ऑक्सीबिकार्बोक्सिलेशन हो गया, या फिर इसी को अपन एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण कह दिया। ये सब कहाँ होते हैं, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के अंदर होते हैं। ठीक है, और यदि एसिटिल कोएंजाइम निर्माण की बात करें तो ETS और F1 कण के अंदर ये होता है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और F1 कण में ये सारी चीज होती है। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, कोशिका द्रव्य वंशागति में मुख्य भूमिका निभाता है, शुक्राणु के मध्यगा में उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करने का ये कार्य करता है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है कि कई बार जो कोशिका द्रव्य है एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाई जाती है, जो उसकी जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। और जब कोशिका द्रव्य एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है तो उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाती है। इसको अपन कोशिका द्रव्य वंशागति कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगले सेल ऑर्गेनेल्स की हम यहाँ पे बात करें, अगले सेल ऑर्गेनेल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो है प्लास्टर, जिसे अपन लवक भी कह रहे हैं। इसके खोजकर्ता की बात करें तो हैकल नाम का साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। नामकरणकर्ता की बात करें तो जिम्फर नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको नाम दिया था। अन्य नाम की बात करें तो प्रकाशीय संश्लेषी अंगक किस कहते हैं, इसको कोशिका की रसोई कहते हैं, इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कह देते हैं। यदि हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो केवल पादप कोशिका में और युगलिना में यह पाया जाता है। युगलिना एक ऐसा जीव है जो जरूरत पड़ने पर क्या करता है, एक युगलिना की हम यहाँ पे बात करें तो युगलिना क्या है, एक फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेता है। लेकिन जब वहाँ पे उसको धूप नहीं मिल रही है, यानी कि प्रकाश नहीं मिल रहा होता सूर्य का, तो वो क्या करता है, परजीवी की तरह, सॉरी परजीवी क्या, वो मतलब विषमपोषी की तरह भी क्या करता है, व्यवहार करने लग जाता है और जीवों को मार के भी खाना शुरू कर देता है। इसलिए युगलिना यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विशेषता की हम यहाँ पे बात करें तो धौरी झिल्ली होता है, कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कोशिकांग यदि आपसे पूछे तो प्लास्टिड है, और दूसरे नंबर पे कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया था। यदि हम बात करें इसको तो वर्ण के आधार पर सिम्फर ने इसको 3 प्रकार के बारे में बताया था। ठीक है, लवक क्या है, एक दूसरे में अंतर परिवर्तनशील भी होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। 3 प्रकार कौन से बताया, सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट बताया, फिर क्लोमोप्लास्ट बताया, फिर क्लोरोप्लास्ट बताया। इसकी खोज किसने की थी, तो सिम्फर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इसको अवर्णी लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनमें वर्णक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ये रंगहीन होते हैं। यदि वर्णी लवक की कहें तो इनके पास कलर पाए जाते हैं, तो इनमें कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के वर्णक पाए जाते हैं। जो हरित लवक होता है वो हरे रंग का होता है, इसलिए इसको अपन क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नाम के वर्णक पाए जाते हैं। अवर्णी लवक की बात करें तो इनके पास वर्णक तो है नहीं, तो फिर इनका काम क्या है, तो ये संचय प्रकृति होते हैं, स्टोरेज नेचर के होते हैं, इनके पास स्टोरेज होता है। यदि हम इनकी बात करें तो ये जड़ और भूमिगत तना होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। चूंकि ये स्टोरेज नेचर के हैं तो ये अलग अलग प्रकार चीजों का क्या करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट की हम यहाँ पे बात करें तो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, सर्वाधिक आलू के अंदर ये पाया जाता है। दूसरा एलियोप्लास्ट होते हैं जो कि प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, सर्वाधिक दालों में ये पाए जाते हैं। इलियोप्लास्ट यानी कि लिपिड का ये स्टोरेज करते हैं, तो सर्वाधिक तेलीय बीजों में ये पाए जाते हैं। दूसरी हम यहाँ पे बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो दलों और फलों में उपस्थित होते हैं। दलों यानी कि जो पेटल्स होते हैं, जो फूलों की जो रंग होते हैं फूलों के, उसमें ये पाए जाते हैं, तो हमें अलग अलग फूलों के जो रंग हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से फलों के अलग अलग रंग होते हैं तो उनमें ये उपस्थित होते हैं, रंग का ये निर्धारण करते हैं। दूसरा जैसे टमाटर के लाल रंग की बात करें तो लाइकोपीन नाम का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पकी हुई मिर्च का जो लाल रंग है वो कैप्सिथिन नाम के वर्णक से होता है।
इसके बाद जो लाल मिर्च का तीखापन है वो कैप्साइसिन नाम के उस चीज़ से होता है, केमिकल से होता है। गाजर का लाल रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट की हम यहाँ पे बात करें तो इसकी उपस्थिति सभी पादप कोशिकाओं में अपवाद को छोड़कर। इसके बाद धौरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब अपन क्रोमोप्लास्ट यानी हरित लवक की बात करते हैं तो इसकी आकृति भिन्न भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की होती है। सर्वाधिक भिन्नता की बात करें तो एल्गी में सबसे ज्यादा भिन्न होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसकी आकृति की बात करें तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अंडाकार या फिर तस्तुरीनुमा पाया जाता है। गिरोथ्रिक्स जिसे अपन तालाबों की ऊन कहते हैं उसके अंदर मेखलाकार का होता है। स्पाइरोकारा जिसे अपन तालाबों की रेशम कहते हैं उसके अंदर फीताकार होता है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक कपनुमा होता है। जिग्निमा के अंदर ताराकार होता है और उडोगोनियम के अंदर जालिकावत या फिर रेटिकुलेट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, कई बार ये वाला क्वेश्चन बन चुका है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर रहते लवक किस आकृति के होते हैं, तो कपनुमा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे यदि इसकी संख्या में किस प्रकार से भिन्न होते हैं, तो जो सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यदि डबल क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जिग्निमा के अंदर ये 2 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 3 से 16 क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो स्पाइरोगायरा के अंदर 3 से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। संरचना की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए बाह्यकला और अंतकला के मध्य जो स्थान पाया जाता है उसे परिलविकीय या फिर पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कह देते हैं। इसमें क्लोरोफिल व कैरोटीन नाम के वर्णक पाए जाते हैं। यदि स्थिति की बात करें तो जो ये पर्ण की मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है। आधारीय तरल यानी कि बीच में जो उसके लिक्विड भरा रहता है उसको अपन स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर झिल्लियों का ढेर उपस्थित होता है जिसे अपन ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना की जो एक झिल्ली होती है यानी कि एक ढेर होता है उसको अपन ग्रेनम कह देते हैं। ठीक है, वापस देखिए थाइलोकोड पाया जाता है। ठीक है, जो झिल्लियों का ढेर है इसकी इस कंप्लीट ढेर को अपन थाइलोकोड कह देते हैं। ठीक है, इसकी जो एकल इकाई होती है किसकी, स्ट्रोमा की। ठीक है, वापस देखिए स्ट्रोमा होता है आधारीय तरल। ठीक है, स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, झिल्लियों का एक ढेर होता है। इस झिल्लियों के ढेर को अपन, ढेर की जो एक इकाई होती है उसको अपन थाइलोकोइड कहते हैं, यानी कॉइन से आप समझिए जैसे एक कॉइन्स है तो इस कॉइन्स का ढेर लगा हुआ है, उस एक कॉइन को अपन कहेंगे क्या, थाइलोकोइड। ठीक है, और ये जो पूरा ढेर है इस इकाई को अपन कहेंगे ग्रेना, और इसका जो एक वचन होगा वो होगा ग्रेना। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो मेनकिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। थाइलोकोइड क्या होते हैं, इन पर छोटी छोटी दानेदार कणिकाएं लगी होती हैं जिसको अपन क्वांटोसोम कह देते हैं। क्वांटोसोम के अंदर क्लोरोफिल के 230 अणु उपस्थित होते हैं। क्वांटोसोम के अंदर प्रकाश संश्लेषण, क्वांटोसोम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखिएगा। क्वांटोसोम जो है इसकी खोज पार्क व विग्नेस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लोरोफिल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल करता क्या है, देखिए सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण करता है, पत्तियों को हरा रंग देने का काम करता है। 2 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए के अंदर कार्बन 55, H72, O, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम। इसके बाद क्लोरोफिल बी के अंदर कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम। इसको मैंने किस तरीके से याद किया था, देखिए क्लोरोफिल ए के अंदर क्या पाया जाता है, जैसे फॉर्मूला सेम है CHONMG। ठीक है, नीचे के अंक डिफरेंस है तो मैंने याद किया था 55 72 54 mg, 55 72 54 mg। ठीक है, और नीचे क्लोरोफिल बी को मैंने कैसे याद किया था, 55 70 64 mg। इस तरीके से मैंने इसको याद किया था। ठीक है, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि जो फोटो रेस्पिरेशन होती है, फोटो रेस्पिरेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो एटीपी और NADPH2 बनता है जिसको अपन स्वांगीकरण शक्ति भी कह देते हैं। ये क्या डार्क रिएक्शन में यूज आता है। स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या चलता है, डार्क रिएक्शन चल रही होती है। 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। DS यानी कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड DNA पाया जाता है और ये क्या है, डार्क रिएक्शन इसके अंदर चलती रहती है। रूबिस्को नाम की प्रोटीन है जो कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल प्रोटीन का 16% भाग होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। अब देखिए इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड DNA पाया जा रहा है, दूसरा इसके पास 78 प्रकार के राइबोसोम है। तो ये भी कैसा ऑर्गन होता है, ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम क्या होता है, इसमें उपस्थित सभी ऑर्गेनेल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके जो कार्य हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अंतःझिल्ली का तंत्र अपने से कह देते हैं। देखिए कौन कौन से, सबसे पहले इसके अंदर ER होती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या, हेड ऑफ एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम का होता है, यानी मुख्य है, उसका मुख्य कार्य परिवहन करने का। दूसरा ऑर्गन इसके अंदर गोल्जी बॉडी होता है जो कि ट्रैफिक यानी पुलिसमैन का कार्य करता है, यातायात प्रबंध का कार्य करता है। तीसरा इसके पास लाइसोसोम पाया जाता है जिसे लैरिंकान कहते हैं जो कि आत्मघाती थैली होती है, उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है यानी कि बहुरूपता देखने को मिलती है। चौथे नंबर पर वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिससे रिक्तका या फिर राजधानी कहते हैं। सबसे पहले अपन ER की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको सबसे पहले देखा था गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने, खोज की थी पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने, नामकरण दिया था पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य जो कोशिका द्रव्य में जालिका यानी रेटिकुलेट संरचना में पाई जाती है। उपस्थिति की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। केंद्र कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ कोशिकांग है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी के समान सिस्टर्नी पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स उपस्थित होती हैं। यदि हम यहाँ पे प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक RER होती है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक SER होती है जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। RER के अंदर राइबोसोम उपस्थित होते हैं इसलिए खुरदरी हो जाती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। SER के अंदर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते इसलिए स्मूथ है या फिर चिकनी है।
चूंकि आरईआर के पास क्या है, राइबोसोम है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। इसके पास यहाँ पे आरईआर के सॉरी एसईआर के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिपिड का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। स्टेरॉयड हार्मोन का भी क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन, मादा के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ये क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। दूसरा बात करें तो एसईआर के अंदर ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि यकृत के अंदर, लीवर के अंदर ये जो विष बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको खत्म करने का काम करती है। ये थोड़ी कम स्थायी होती है। दूसरी बात करें जो आरईआर होती है वो अधिक स्थायी होती है। आगे बात करें तो राइबोफ्लोरिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जिसमें राइबोसोम ईआर की सतह से जुड़ते हैं। यानी कि कौन सी प्रोटीन ऐसी है जिसके द्वारा इसकी सरफेस से जो राइबोसोम में जुड़े होते हैं, तो राइबोफ्लोरिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखिए। ईआर के रूपांतरण यानी कि किस पर एक दूसरे में इंटरचेंज होती है, तो तंत्रिका कोशिका में नीसल्स कण के अंदर ये पाई जाती है, नीसल्स कणिका के रूप में पाई जाती है। पेशियों की बात करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन उपस्थित होते हैं। पेशियों के जो संकुचन होता है, इनकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो यांत्रिक सहारा यानी यांत्रिक आधार ये प्रदान करती है किसी भी सेल को। दूसरा, पदार्थों के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। कोशिका का निर्माण इसी से होता है। प्रोटीन वसा का संश्लेषण ये करती है। निरावशीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन करती है। कोशिका में अंतः कंकाल निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद अगले सेल ऑर्गेनेलिस की हम जो अपना तंत्र चल रहा है, उस तंत्र में दूसरी बात करें अपन गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है, इसको खोज किया था कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने, उल्लू की जो नर्वस सेल थी उसके अंदर। यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये उत्पत्ति होती है। अन्य नाम की बात करें तो इसको लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, आइडियोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर बोलते हैं इसको, और पादप में ये गोल्जी बॉडी के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन डिक्टियोसोम कह देते हैं। इसको बेकर बॉडी कहा जाता है, इसको डॉल्टन बॉडी कहा जाता है, इसको ट्रैफिक पुलिसमैन और मिडिल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले सिस्टर्नी आती है, फिर ट्यूब्यूल्स आते हैं, वेसिकल्स आते हैं। इन सबको मिलकर और गोल्जी जो बॉडी होती है उन सबको मिला के क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। ठीक है, नोट, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य में कोई अन्य कोशिका नहीं पाया जाता, इसलिए इसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन बनेगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन किससे संबंधित है, तो आपको किससे बताना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी में देखिए दो सतह पाई जाती है। सबसे पहले सिस कॉन्वेक्स निर्माणकारी सतह रीट में पूछी गई थी, केंद्रक झिल्ली की ओर होती है। ट्रांस कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव जो परिपक्व सतह होती है, जो कोशिका झिल्ली की ओर होती है। ठीक है, सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी का संख्या में 8 से 12 होती है। चौड़ी चपटी लेटी हुई नलिकाकार संरचना होती है कुछ इस तरीके की। टिब्यूल्स कैसी होती हैं, तो छोटी पतली खड़ी नलिकाएं होती हैं। सिस्टर्नी को सहारा देने का कार्य करती है, पदार्थों के स्थानांतरण का ये कार्य करती है। वेसाइकल्स की बात करें, पुटिकाओं की बात करें तो गोल्जी कार से निर्मित वे वृत्ताकार एकल कला से घिरी होती है। संरचना जो सिस्टर्नी से पृथक होकर बनी है, प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में ये उपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा। यदि हम कार्य की बात करें तो जो भी पदार्थ ईआर से आ रहा है उसको ग्रहण करना, सिस सतह के द्वारा ग्रहण करता है, सिस सरफेस के द्वारा। इसके बाद ग्लाइकोसाइडेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी किससे होती है, सिस सरफेस से होती है। जो प्रोटीन होती है उसको ग्लाइकोप्रोटीन में और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में क्या कर देता है, ये परिवर्तन कर देता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस के द्वारा। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण करता है किसके द्वारा, सिस सरफेस के द्वारा। पदार्थों की ये पैकिंग करता है किसके द्वारा, ट्रांस सतह के द्वारा, और वेसाइकल्स में ये क्या कर देता है, पैक कर देता है उनको। पैक करने के बाद क्या करता है, जो श्रावण कोशिका है उसके बाहर या फिर लाइसोसोम के पास उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, ये क्या हेल्प का काम करता है, तो शुक्राणु के एक्रोसोम का ये निर्माण करता है। कोशिका भित्ति या कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। लाइसोसोम का ये निर्माण करता है। ठीक है, एक्रोसोम के निर्माण में जब एक्रोसोम का निर्माण कर रहा होता है तो हाई एल्यूरिनिडोज नाम का एंजाइम जो है उसके श्रावण के लिए ये जिम्मेदार है। विशेषण झिल्ली का निर्माण करता है किसके लिए, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या है, जिसे अपन लायन गाय कहते हैं। लाइसोसोम के जो प्रेक्षित करता है वो नोविकोफ है, खोज करता है डीडीबी जिसे चूहे के लीवर में खोजा था। उपस्थिति की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। लाइसोसोम में लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं, इनके स्थान पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है जो कि ये सारा काम करता है। ठीक है, जैसे ये सेल वॉल हो गई और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इनके बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाएगा जो कि पाचन में हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हम बात करें तो मिनिमम जो लाइसोसोम है प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, फिर एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा फंगाई के अंदर ये पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो गोल्जी गाय से ही उत्पन्न होते हैं। अन्य नाम की हम यहाँ पे बात करें तो आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग इसे कहते हैं। ये बहुरूपी कोशिकाएं होते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन होते हैं। बहुरूपी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 संरचना इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। एंजाइम की बात करें तो लगभग 50 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रकृति की बात करें तो जल अपघटनकारी हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के पेपर में, जल की उपस्थिति में जो सक्रिय होने वाले एंजाइम उनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कह देते हैं। दूसरा, क्रियाशीलता के लिए जो उनकी पीएच की आवश्यकता पड़ती है तो 5 के पीएच पर ही एक्टिवेट हो सकते हैं। श्रेणी की बात करें तो एक्सोजाइम प्रकार के जो एंजाइम है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रकार की बात करते हैं तो देखिए, प्राथमिक यानी प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, तो गोल्जी काय से जो निर्मित होता है श्रावी कोशिकाएं जो वेसिकल्स होती हैं उनको अपन प्राइमरी लाइसोसोम कह देते हैं। इनका काम होता है, इनके अंदर पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करते हैं तो जो ताजा पचे हुए जो ताजा भोजन होता है उसको घेर कर रखे हुए लाइसोसोम, यानी कि ये ताजा भोजन का कोई फूड पार्टिकल है, उसके चारों तरफ ये लाइसोसोम पाए जा रहे हैं। तो ये लाइसोसोम अब कौन सी फॉर्मेशन में है, तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम के रूप में है।
और जो ताज़ा ताज़ा गोल्जी बॉडी से निकले हैं वो कौन से हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में जो निकले हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम है। इसके बाद टर्शरी की बात करें जिसमें रेजिडुअल लाइसोसोम भी कहते हैं, यानी अपशिष्ट। अब भोजन को पच गया, पचने के बाद क्या हुआ, जो अपशिष्ट बचा हुआ है, अपशिष्ट को जो घेर कर रख रहे हैं लाइसोसोम, वो क्या है, रेजिडुअल लाइसोसोम है या फिर तृतीयक है। एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा सेल से बाहर निकाल देते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑटोफेगोसोम होता है, स्वभक्षित बटिका कहते हैं। जब सेल में उपस्थित लाइसोसोम फटकर कोशिका घटकों को गला दे, यानी कई बार क्या होता है कि जो लाइसोसोम है फट जाता है, फट के क्या होता है कोशिका के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये गला देते हैं, इसलिए सुसाइडल बैग भी कह देते हैं। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो ये अंतःकोशिकीय पाचन में हेल्प करता है, जिसे अपन हेट्रोफेजी कहते हैं या फिर ऑटोफेजी, दो प्रकार से होता है। बाहर से आने वाले पदार्थों का पाचन करते हैं तो उसे अपन हेटेरोफेजी कहते हैं। यदि ये खुद के कोशिका का ही पाचन करते तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं। जैसे सेल के मृत पदार्थ हो गए, रोगाणुओं का पाचन कर दिया, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन क्या है, जैसे कवक और फंजाई होते हैं, ये बाहर की जो भी चीजें होती हैं वहाँ पे एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर देते हैं सेल से बाहर ही, और डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसको सक कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। निषेचन के समय ये कौन सा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। ऑटोलाइसिस यानी कि स्वलयन का मतलब क्या होता है, तो स्थितियां देखिए दो बनती है, एक तो पुरानी सेल का जो अपघटन होता है उसको खत्म कर दें, दूसरा सेल में पुराने पदार्थों का अपघटन करते हैं। दो स्थितियों में ये स्वलयन करते हैं, ऑटोलाइसिस करते हैं। एक होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, टेडपोल का वयस्क में परिवर्तन होता है। तो टेडपोल के अंदर पूंछ उपस्थित होती है और जो वयस्क होता है उसके अंदर पूंछ अनुपस्थित हो जाती है। तो ये हुआ क्या, ये हुआ जो ऑटोलाइसिस है, स्वलयन के द्वारा पूंछ जो थी वो क्या हुई, गायब हो गई। टेडपोल के अंदर पूंछ उपस्थित थी लेकिन वयस्क के अंदर पूंछ क्या हो गई, गायब हो गई। तो गायब कौन सी प्रोसेस के द्वारा हुई, ऑटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हुई। इसके बाद कैथेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या कर देता है, पूंछ का पाचन कर देता है, ध्यान रखिएगा, कैथेप्सिन नाम का एंजाइम है। इसके बाद अगला कोशिकांग की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो राइबोसोम आता है। राइबोसोम की प्रेक्षित करता थे क्लाउडे, क्लाउडे के बाद खोज करता थे जंतु के अंदर जॉर्ज पेलाडे ने इसको खोजा था, इन्होंने इसको नाम दिया था। पादप के अंदर हम बात करें तो रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने सेम की जड़ों के अंदर इसको खोजा था। यदि हम इसकी बात करें तो झिल्ली रहित कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा प्लास्टिड है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे छोटा कौन सा है, अपना राइबोसोम, ठीक है। सार्वत्रिक कोशिकांग यानी कि सभी जगह ये पाया जाता है। संगठन की बात करें तो इसके अंदर आरएनए में प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। उत्पत्ति की बात करें तो न्यूक्लियस से इसका निर्माण होता है यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। इसका कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण है। अन्य नाम की बात करें इसको माइक्रोसोम कहते हैं। कौन किसने कहा, क्लाउडे ने कहा। पेलाडिक कण होते हैं क्योंकि पेलाडे ने इसकी खोज की थी। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन का जनरेशन होता है, उत्पादन होता है, ठीक है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। कोशिकांग में कोशिकांग इसको कहा जाता है सेल इन सेल, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑर्गेनेलिस इन ऑर्गेनेलिस किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम की बात करें तो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। 70S जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, 80S केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले 80S की बात कर लेते हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और आरईआर में देखने को मिलते हैं, बस बात खत्म। 70S की बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोट में देखने को मिलते हैं, कोशिका द्रव्य में, और बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी सब यूनिट्स की मैं बात करें तो 70S की सब यूनिट 50S और 30S होती है। 80S की सब यूनिट की बात करें तो 60S और 40S होती है। जो 50S है वो भी 55 RRNA, और जो 30S होती है उसमें 16S RRNA हो जाता होता है। 50S बड़ी है, 30S छोटी है, दोनों मैग्नीशियम आयन के द्वारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। 80S की बात करें तो 60 बड़ी है, 40 छोटी है। 60 के अंदर 5S RNA, 5.8S RRNA, 28S RRNA, और 40 के अंदर 18S RRNA, ठीक है। दोनों किसके द्वारा जुड़ी हुई है, Mg+2 आयन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। 5S RRNA दोनों राइबोसोम में पाया जाता है, इसमें भी पाया जा रहा है और यहाँ पे भी पाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एस आर आर एन दोनों में राइबोसोम में पाया जाता है, 70S में भी 80S में भी, तो कौन सा पाया जाएगा, 5S RNA, ठीक है। चलिए, पॉलीसोम की बात कर ले। पॉलीसोम का मतलब क्या होता है, एमआरएनए पर अधिक राइबोसोम का पाया जाना पॉलीसोम कहलाता है। यानी कि ये एक एमआरएनए मान के चलिए, इसके पास यदि ज्यादा राइबोसोम पाए जा रहे हैं, एक से ज्यादा राइबोसोम यदि पाए जा रहे हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला होता है सेंट्रोसोम, जिसे अपन तारक काय कह देते हैं, सेंट्रियोल कह देते हैं, तारक काय, तारक केंद्र भी कह देते हैं। इसकी खोज की थी बॉन बेंडेन नाम के साइंटिस्ट ने, नामकरण दिया था बावेरी ने। विशेष क्या होती है, झिल्ली विहीन कोशिकाएं होता है, यानी इसके पास झिल्ली नहीं पाई जाती। मैंने आपको बताया था एनसीआर, एनसीआर के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका थी। दूसरा सी से क्या बनना था, सेंट्रोसोम बनना था, या फिर सेंट्रियोल बनना था, और आर से राइबोसोम। राइबोसोम भी हमने पढ़ लिया, सेंट्रियोल की सेंट्रियोल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये भी कैसा है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो केंद्रिका के समीप पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में ये पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। अन्य नाम की बात करें तो डिप्लोसोम इसको कहा जाता है। आकृति की बात करें तो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसके समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह की, ठीक है। सॉरी, बैलगाड़ी का पहिया कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। विन्यास की बात करें तो 9+0 का विन्यास होता है। 0 जो है परिधि होती है और 9 जो है ट्रिपलेट फॉर्म में होती है, ठीक है। सॉरी, 9+0 होता है, 9 जो है ट्रिपलेट फॉर्म में होती है और 9 क्या है, परिधि पाई जाती है, 0 जो है सेंटर में पाई जाती है। संरचना की बात करें तो सूक्ष्म नल का जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था 9+0 होती है। ट्रिपलेट है, परिधि है 9, और केंद्र में 0 पाई जाती है, ठीक है। केंद्रीय भाग हब जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। त्रिक तंत्र को आपस में AC लिंक द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है आपके नोट्स के अंदर बन रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। नोट की हमें लिखा हुआ है तो सेंट्रियोल में स्वयं प्रतिकृति यानी कि
ऑटो रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, जो कि एस स्टेज में हमें देखने को मिलता है। यदि हम प्रकार की बात करें तो एक समीपस्थ होते हैं, दूसरे दूरस्थ होते हैं। समीपस्थ जो है शुक्राणु में उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा। सीधा पूछा जाएगा शुक्राणु में किस प्रकार का या फिर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, समीपस्थ सॉरी कौन सा तारक केंद्र पाया जाता है, तो समीपस्थ तारक केंद्र पाया जाता है। ठीक, इसके बाद कहाँ पाया जाता है, तो जो शुक्राणु ग्रीवा वाले पार्ट में परफोरेटियम खांच में पाया जाता है। ठीक है, अंडाणु में ये नहीं पाया जाता। शुक्राणु अंडाणु को देता है, अंडाणु के अंदर ये बेसिकली क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन शुक्राणु जो है वो क्या देता है, अंडाणु को देता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा जब निषेचन होता है तो उसके ग्रीवा वाले पार्ट से अंदर वो चला जाता है, तो अंदर जा रहा है तो उसके साथ कौन जा रहा है, समीपस्थ सेंट्रियोल भी जा रहा है। ठीक है, तो समीपस्थ सेंट्रियोल देख कौन रहा है, शुक्राणु दे रहा है। इसके बाद ये देता है तो उसका काम क्या है, तो ये विजिलन यानी क्लीवेज को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसके बाद शुक्राणु की पूंछ में उपस्थित होता है कौन सा, दूरस्थ। तो आप इसके तरीके से याद कर सकते हो, जैसे ये क्या है, स्पर्म है, तो यहाँ पे इसके क्या पाया जाएगा, समीपस्थ पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है न्यूक्लियस के पास है। और यहाँ दूरस्थ पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, चलिए इसके कार्य की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए बेसल बॉडी का निर्माण करता है, जिसमें पक्षमार्ग और कसाभिका इसीलिए फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। कोश के विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तरकु तंतु जिसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए कोशिका कंकाल, जिसे अपन साइटोस्केलेटन भी कह देते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, तंतु में वह प्रोटीन युक्त संरचना है, यांत्रिक सहारा देती है और निश्चित आकार एवं आकृति की होती है। कशाभिका एवं पक्षमार्ग का ये भाग होती हैं। देखिए साइटोस्केलेटन में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु जिसके अंदर माइक्रोफ्लामेंट्स पाए जाते हैं, अंतर्वर्ती तंतु जिसे अपन इंटरमीडिएट फ्लामेंट भी कह देते हैं। खोज की बात करें तो देखिए रॉबर्ट टीज और फ्रेंची नाम के साइंटिस्ट ने खोज जाता, ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। अल्फा बीटा इकाइयों से निर्मित होती हैं, एक इकाई के अंदर 13 सब यूनिट्स होती हैं। कार्य की बात करें तो ये सेंट्रियोल्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, सीलिया तथा फ्लैजिला का निर्माण करती है, तरगुतंतु यानी स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है, साइटोस्केलेटन का निर्माण करती है। माइक्रोफ्लामेंट्स की बात करें तो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा, सीधा पूछा जाता है। ठोस होते हैं, मांसपेशियों में उपस्थित होते हैं। जब अपन आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखे होंगे एक्टिन फिलामेंट पाए जाते हैं। इसके बाद मांसपेशियों के संकुचन यानी कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके बाद अंतर्वेशी तंतु यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, वो लेमिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, केंद्रक में ये पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो सीलिया फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है किससे, सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल में जो बेसल बॉडी पाई जाती है उससे क्या बनते हैं, सीलिया फ्लैजिला बनते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर आउटर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। सेंट्रियोल जो है वो 9+0 की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो 9+2 के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। 9 जो है वो डबलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, 2 जो है वो सिंगलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। सीलिया के अंदर बेसल बॉडी पाई जाती है, रूट लेट होता है, शाफ्ट होता है। ठीक है, बेसल बॉडी से जड़ उसकी जुड़ी हुई है, रूट लेट क्या है, सेंट्रोसोम की स्थिति 9.0 होती है, और शाफ्ट जो सीलियम फ्लैजिलम यानी कि जो चीज निकली हुई है, जैसे मान चलिए ये यूग्लिना है, यूग्लिना का ये जो निकला हुआ है सामने ये है फ्लैजिला। ठीक है, या फिर फ्लैजिलम इसे कह देते हैं। तो यहाँ पे जड़ वाली जो चीज होगी इसको अपन कहते हैं बेसल बॉडी। फिर ये जो आगे निकला हुआ है ये है रूट शाफ्ट, और ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये शाफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ बेसल बॉडी है, इसके बाद ये रूट लेफ्ट है। इस रूट लेट में जो व्यवस्था होगी वो 9+0 होगी, और जो शाफ्ट है फ्लैजिलम है इसमें 9.2 की व्यवस्था होगी। ठीक है, ये भुजा है डायनिन प्रोटीन की मिलकर, यानी कि जो 9+2 की व्यवस्था है इसमें भुजा होती है वो डायनिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। आगे देखिए इनकी जो कार्य होता है गतिशीलता यानी गति देने का कार्य करते हैं दोनों ही, लेकिन सीलिया फ्लैजिला में एक बेसिक अंतर होता है। सीलिया जो है वो संख्या में अधिक होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। जैसे मान चलिए ये बैक्टीरियल सेल है तो इस पर जो छोटे छोटे पाए जा रहे हैं ये सीलिया है, ये सीलिया है क्योंकि ये संख्या में अधिक है और छोटे हैं। फ्लैजिला ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ये फ्लैजिला है। ये मान चलिए यूग्लिना है तो ये इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला। ये लंबाई में बड़ा है इसलिए संख्या इसकी कम है, संख्या में कम है, आकार में बड़ा है। पैरामीशियम के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, और यूग्लिना क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। पैरामीशियम के अंदर सीलिया पाया जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं। तो देखिए माइक्रोबॉडीज की खोज की थी जे रोडिन ने। निर्माण ईआर के द्वारा होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा होता है। सिंगुलर मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई अवस्था में होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चरिंग की होती है। 3 प्रकार के होते हैं, स्पीरोसोम होता है, पेरोक्सिसोम होता है, इसको यूरोकोसोम भी कहते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम होता है। ठीक है, स्पीरोसोम जिसकी खोज पेरना नाम के साइंटिस्ट ने की थी, पेरोक्सिसोम जिसकी खोज टॉलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने की थी, ग्लाइसोम जिसकी ना खोज बीबर्स नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, दोनों तीनों ही कैसे हैं, एकल कला से घिरी हुई अवस्था में रहते हैं। ईआर व गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित होता है कौन, स्पीरोसोम। पेरोक्सिसोम जो है ईआर से उत्पन्न होता है, और ईआर द्वारा ही उत्पन्न होता है कौन, ग्लाइसोसोम। ग्लाइसोसोम की एक खास बात है कि ये केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। यदि स्पीरोसोम के कार्य की बात करें तो लिपिड का संश्लेषण करता है, और लिग्निन सुबेरिन जैसे पदार्थों का निर्माण करता है। पादप सेल्स में जो लाइसोसोम होते हैं उनके स्थान पर उपस्थित पाया जाता है। मैंने बताया था कि पादप सेल्स के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते, उसकी जगह स्पीरोसोम पाए जाते हैं। जितने भी तेलीय बीज होते हैं उनके बीज पत्र में क्या रहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यदि हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो ये पादप जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ग्लाइसोसोम केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यदि कार्य की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं, जिसमें हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम में ये चलता है।
प्रकाशीय संश्लेषण की बात करते हुए 3 जगह होता है, केवल हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, लेकिन पेरोक्सिसोम भी पूछा जाता है पेपर में, कई बार पूछा गया है। इसके बाद बात करें तो वसा का बीटा ऑक्सीडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेरोक्साइड उपापचय, ठीक है, पेरोक्साइड उपापचय मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, इसके अंदर ये बदल जाता है, उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है H2 और O2 के अंदर, कैटेलाइज नाम का जो एंजाइम है वो इसमें हेल्प करता है। यदि हम ग्लाइकोक्सिजम की बात करें तो इसका कार्य वसा को कार्ब्स में परिवर्तन करने का कार्य होता है, ग्लाइकोक्सिलेट चक्र यहाँ पे चलता है, विशेष रूप से तेलीय बीजों में उपस्थित होता है और बीजों के अंकुरण में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, रिक्तिका के बारे में, जिसे वैक्यूल्स कहते हैं या फिर रसधानी भी कह देते हैं। इसकी खोजकर्ता थे डुजार्ड ने इसको खोजा था, एकल कला से गिरी हुई है, इसको टोनोप्लास्ट कह देते हैं, यानी कि जो इसकी एकल कला है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, पीछे पूछा गया। पादप में आकार में बड़ी होती है, जंतु में छोटी या फिर अनुपस्थित होगी। अंदर जो उपस्थित द्रव्य है उसको कोशिका रेशा फिर सेल सेप कह देते हैं। इसके अंदर एंथोसायनिन नाम का वर्णक पाया जाता है। इसमें जो उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ है उनको अगेस्टिक पदार्थ कहते हैं। यदि प्रकार की बात करें तो एक खाद्यदानी होती है जो भोजन का पाचन करती है, जलधानी होती है जो अतिरिक्त जल का संचयन करती है। यदि इसके अंदर संकुचनता पाई जाती है, यानी कि संकुचनशील रिक्तिका होती है, उसको पराचन नियमन में हेल्प करता है कौन, अमीबा। इसके अंदर वायुदानी होती है जो प्रोकैरियोटिक सजीवों में उत्प्लावकता देने का कार्य करती है, यानी कि बायोन से देने का काम करती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने न्यूक्लियस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खोज करी थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में आर्किड पादप की जड़ों में। केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। प्रायोगिक अध्ययन इसका हेमरलिंग ने किया था एसिटाबुलेरिया शैवाल में। अभिरंजन इसका होता है, यानी कि इसको अपन स्टेन कर सकते हैं हेमिटोक्सिलिन या फिर हेमेटोजाइलिन के द्वारा। केंद्रक विभाजन या फिर निर्माण की प्रक्रिया कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है, केंद्र की जो स्थिति होती है वो पादप कोशिका में परिधि की ओर होती है, जंतु कोशिका में केंद्रक में होती है। संख्या की बात करें तो इसकी कोशिका मोनोकैरियोटिक, यानी एक यदि कोशिका के अंदर पाया जाएगा उसे मोनोकैरियोटिक कहेंगे, उदाहरण सामान्य कोशिका जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। यदि दो केंद्रक पाए जाएंगे उसमें डाइकैरियोटिक कहेंगे, पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं, गुरु केंद्रक होता है, एक लघु केंद्रक होता है। दो से अधिक पाए जाएंगे उसको अपन पॉलीकैरियोटिक कहेंगे, जिसमें फाइगोमाइसिटीज वर्ग की फंगस आती है, रेखित पेशी तंतु आते हैं और भ्रूणकोष आता है। यदि किसी सेल के अंदर एक भी केंद्रक नहीं पाया जाए तो अपन एक कैरियोटिक कहते हैं, जिसमें मैच्योर आरबीसी आ जाती है मेमल्स की, रक्त की प्लेटलेट्स आ जाती हैं, फ्लोएम की चालनी नलिकाएं आ जाती हैं। कुछ और बात करते हैं तो अन्य नाम है इसका डायरेक्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, सेंटर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कोशिका के नियंत्रण की बात करें तो इसका जो प्रायोगिक सत्यापन था वो हर्टविग ने कर्न प्लाज्म थ्योरी के द्वारा दिया था। ठीक है, कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या कहती है तो देखिए, के आई इक्वल टू वी एन अपॉन बी सी माइनस बी एन, सीधा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे के आई क्या कह रहा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, एन आई क्या कह रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसमें वी एन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और बी सी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सेल, और बी सी माइनस वी एन का मतलब है साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए बी एन जो है, यानी कि जो केंद्रक का जो आयतन है वो समानुपाती होता है इसके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के, ये समानुपाती होता है किसके, कोशिका के स्थायित्व से, और ये समानुपाती होता है किसके, 1 कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति। समझिएगा इसको क्या कहता है, यानी कि जो केंद्र का आयतन है बढ़ेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तो कोशिका का स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कोशिका की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कोशिका विभाजन की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके ध्यान रखिएगा। इसका अपोजिट यदि करें तो यदि वी एन घटेगा, ठीक है, वीएन घटेगा यानी कि जो न्यूक्लियस का आयतन है वो कम होगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा तो कोशिका की स्टेबिलिटी कम होगी, कोशिका की स्टेबिलिटी कम होगी तो कोशिका विभाजन करने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या कह रही थी, कर्न प्लाज्म थ्योरी कह रही थी। और कर्न प्लाज्म थ्योरी जो है कोशिका का नियंत्रण किस प्रकार से करता है, केंद्रक, इसका प्रायोगिक स्थापन किया था हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो देखिए इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्र का पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली की हम यहाँ पे बात करें तो दोहरी इकाई कला से घिरी हुई होती है, कैरियोलेमा या फिर कैरियोथीका इसे कहते हैं। इसकी मोटाई की बात करें तो 70 से 90 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। केंद्रक झिल्ली जो है ईआर से निर्मित होती है, लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। प्रोफेज के अंदर ये विलुप्त हो जाती है, टेलोफीज में ये पुनः प्रकट हो जाती है, पुनः प्रकट हो जाती है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे वन न्यूक्लियर पोर कहते हैं, एन्युलाई इसको कहा जाता है, पदार्थ का नियमन करने में ये हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करें, केंद्रक द्रव्य की हम बात करें तो उसको कैरियोप्लाज्म कहा जाता है, कैरियोलिम्फ कहा जाता है। ठीक है, ये आधारीय कोलाइडल तरल होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, क्रोमेटिन चाल पाया जाता है, केंद्र का पाई जाती है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, फॉस्फेटेज और पॉलीमरेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। क्रोमेटिन धागे यानी तीसरे की बात करते हैं तो क्रोमेटिन धागे बेसिकली होते क्या है, तो शब्द जो है फ्लेमिंग ने दिया था। इसकी संगठन की बात करें तो इसमें 31% डीएनए पाया जाता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, 36% स्टोन प्रोटीन पाई जाती है और 28% नॉन स्टोनिक प्रोटीन पाई जाती है, बाकी के आरएनए और कैल्शियम पाए जाते हैं। केंद्रक में उपस्थित डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित संरचना है। सूत्री विभाजन के समय टूटकर निर्जलीकरण की क्रिया द्वारा गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब आगे अपन गुणसूत्र पढ़ेंगे तो यही प्रोसेस आएगी, यानी कि जब सूत्री विभाजन हो रहा है तो उस समय इनका निर्जलीकरण होगा, निर्जलीकरण के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि हम इनके अभिरंजन की बात करें तो एसिटोकार्बेन द्वारा इनका अभिरंजन हो जाता है। प्रकार इनके दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन होता है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन क्या है, इनको हल्का अभिरंजित कर सकते हैं और
इनके अंदर कम डीएनए पाया जाता है, कम हिस्टोन प्रोटीन होती है, आनुवंशिक रूप से सक्रिय होते हैं और अनुलेखन इनके अंदर सक्रिय रूप से पाया जाता है। यदि हेटेरोक्रोमेटिन की बात करते हैं तो इनके अंदर अधिक डीएनए पाया जाता है, गहरा इनका अभिरंजन होता है, अधिक हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, अनुलेखन इनके अंदर निष्क्रिय पाया जाता है और आनुवंशिक रूप से ये क्या रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, बार बॉडीज का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। केंद्र की बात करते हैं, न्यूक्लियोलस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस क्या, इसकी खोज की थी फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने, नामकरण करता थे बोमेन। विशेषता क्या है, झिल्ली रहित संरचना होती है। उत्पत्ति कौन किसने की थी, तो एनओआर के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि केंद्र का संगठन क्षेत्र न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन के द्वारा इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कार्य की बात करें तो ये राइबोसोम के निर्माण का कार्य करती है। और कार्य कैसे राइबोसोम निर्माण का कार्य करती है, इसमें केंद्रिका का ग्लोमेरुलर क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाता है, राइबोसोम का निर्माण किया जाता है। अन्य नाम क्या है, राइबोसोम निर्माण का कारखाना या फिर राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री। प्रोटीन और आरएनए का अनुपात 2:1 के रूप में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली अपने टॉपिक आ रहा है सेल साइकिल। सेल साइकिल यानी जिसमें अपन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो देखिए सेल साइकिल होता क्या है, तो दो प्रावस्थाएं, एक है इंटरफेज और दूसरी है डिवीजन फेज। दोनों के बीच की जो चलती है उसको अपन सेल साइकिल कह देते हैं, ठीक है। इंटरफेज के अंदर 3 अवस्थाएं आती है, G1 S G2, और डिवीजन फेज के अंदर माइटोटिक फेज आती है, ठीक है। इंटरफेज की हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, तो ये सबसे लंबी प्रावस्था है क्योंकि इसमें तैयारियां होती हैं सारी, कोशिका विभाजन की संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। 2 विभाजनों के मध्य की प्रावस्था है। होवार्ड और पेल्क ने इस अवस्था को 3 उप अवस्था बताई थी। सबसे पहले G1 फेज था, फिर S फेज था, फिर G2 फेज था। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम हमारा एक दिन के अंदर कंडक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इंटरफेस सबसे लंबी अवस्था है, क्यों, क्योंकि इसमें सारी जो है तैयारियां हो रही हैं। और जो डिवीजन फेज होगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा क्यों, क्योंकि सारा काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम हमारा एक दिन में हो जाता है, लेकिन तैयारी करने में हमें समय लगता है। डिवीजन फेज की मैं बात करते हैं तो छोटी प्रावस्था है, पैतृक कोशिका पुत्री कोशिका बढ़ जाती है, इसे एम फेज कहते हैं। कोशिका चक्र को जो सही क्रम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, G1S G2M, ठीक है। जीवन फेज के अंदर क्या होता है, तो विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण होता है, विभिन्न एंजाइमों का संश्लेषण होता है, विभिन्न आरएनए का संश्लेषण होता है, कोशिका द्रव्य के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये जीवन में हो गया। एस का फेज का मतलब ये होता है सिंथेसिस फेज। इसके अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके बाद G2 फेज आता है, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एटीपी का संचयन होता है, शेष आरएनए का संश्लेषण होता है और कोशिकांगों का निर्माण होता है। इसके बाद वापस इंटरफेज आ जाती है और पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका बन जाती है। फिर अगला स्टेप आता है अपना सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है, तो देखिए 2 स्टेप होते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। शब्द दिया था वो सकलीचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, शब्द जो है व्हाइटमैन ने दिया था। 3 प्रकार से होता है, माइटोसिस, समसूत्रण, मियोसिस, अर्धसूत्रण, एमाइटोसिस, असूत्रण। सबसे पहले अपन सूत्री विभाजन ही माइटोसिस की बात करते हैं। इसकी खोज की थी फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। इसमें होता क्या है, जो पुत्री कोशिका में जितने गुणसूत्रों की संख्या होती है वो बराबर होती है किसके, पैतृक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर। यानी कि जो पैतृक कोशिका में यदि 46 क्रोमोसोम होंगे तो पुत्री में भी कितने होंगे, 46 होंगे। इसलिए इसे सूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें 2 फेज चलेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्र का विभाजन होगा, तो सबसे पहले प्रोफेज आएगी, मेटाफेज आएगी, एनाफेज आएगी, टेलोफेज आएगी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, PMAT सीधा याद कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद प्रोफेज की बात करते हैं, सबसे लंबी प्रावस्था है, केंद्र कलाएं में विलुप्त हो जाती है, केंद्र का लुप्त हो जाती है, तर्क का विभाजन पूर्ण हो जाता है, तर्कु तंतु निर्माण प्रारंभ हो जाता है, गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं और गुणसूत्र डायड अवस्था में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको गोला कर दिया। मेटाफेज में क्या होता है, ध्रुवों का निर्माण पूर्ण हो जाता है, तर्कु तंतु निर्माण पूर्ण हो जाता है, सहायक तंतु निर्माण पूर्ण हो जाता है, मेटाफेज प्रमाण का प्लेट का निर्माण पूर्ण हो जाता है, गुणसूत्र जो है डायड से टेट्राड अवस्था में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एनाफेज अवस्था में क्या होगा, गुणसूत्र संख्या में डबल हो जाएंगे, इंटरजोनल तंतु का निर्माण हो जाएगा, गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की गति करने लगेंगे, क्रोमेटिड में ध्रुवता आ जाएगी। प्रत्येक गुणसूत्र को मध्य रेखा से ध्रुव तक लाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा लगती है वो 30 ATP लगती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद टीलोफेज अवस्था आएगी, तो टीलोफेज में क्या होगा, गुणसूत्र क्रोमेटिन धागों में परिवर्तित हो जाएंगे, केंद्रक कला निर्माण पूर्ण हो जाएगा, केंद्र का निर्माण पूर्ण हो जाएगा और पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। कौन सी अवस्था आ जाएगी, 2N स्टेज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस अगली आएगी। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, एक सेल से 2 सेल बन चुकी हैं। अब यहाँ केंद्रक जो है एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन चुके हैं। अब साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन अलग अलग विधियों से होता है। पादप कोशिका में अलग विधि होती है, जंतु कोशिका में अलग विधि होती है। पादप कोशिका में जो विधि चलती है मध्य पटलिका विधि चलती है और जंतु कोशिका में खांच विधि चलती है। पादप कोशिका में कुछ इस तरीके से होती है, देखिए यहाँ से जो प्लेट है अंदर से बनना शुरू होगी बाहर की तरफ, इस तरीके से। जंतु कोशिका में बनती है बाहर से अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये खांच है, मैं जैसे मान चलिए वापस में बनाता हूँ, ये खांच है, बाहर से अंदर चल रही है, ये खांच धीरे धीरे गहरी हो जाएगी, गहरी होने के बाद 2 अलग कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चलती है केंद्र से परिधि की ओर, ये चलता परिधि से केंद्र की ओर। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बनती है, जिसे मध्य पटलिका कह रहे थे। महत्व की बात करें तो देखिए भ्रूण परिवर्तन में महत्व होता है इसका, ठीक है, क्योंकि भ्रूण परिवर्तन में सेल का डिवीजन नहीं करना होता है, यानी समसूत्री विभाजन हमें चाहिए होता है। कोशिकाओं की संख्या हमें बढ़ानी है, नंबर में बढ़ाना है, क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। दैहिक विकास यानी कि जो हमारी बॉडी का जो विकास चल रहा होता है, बॉडी जो हमारी ग्रो कर रही होती है, उसमें कौन सा विभाजन चल रहा होता है, वहाँ पे समसूत्री विभाजन चल रहा होता है, ठीक है।
शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है, पुनरुद्भवन में भी कौन सा विभाजन होता है? समसूत्र विभाजन होता है। अब बात करते हैं अपन समसूत्रण की संख्या ज्ञात करने की, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिए, पहले समसूत्रण जो होता है कायिक तथा जेनेरिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और समसूत्रण के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला में जो आवश्यक सामग्री है वो प्याज की मूल शीर्ष में अपन इसको क्या देखते हैं जैसे प्याज की जड़ ले ली, उस जड़ का जो टिप वाला पार्ट होता है उसमें हम इस चीज को देख सकते हैं। तो समसूत्रण की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे मान के चलिए अपना एक ट्रिक है, सबसे पहले 2 के पहाड़े को आप याद कर लीजिए। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 32 कोशिकाओं के लिए कितने विभाजन आवश्यक होंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 32 क्वेश्चन के लिए आप कैसे याद करोगे? देखिए 2 का पढ़ा आप शुरू से शुरू करिए। जैसे एक कोशिका है, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे और 16 से कितने बनेंगे? 32 बनेंगे। तो अब यहाँ पे जितने आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, एरो को आप काउंट कर लोगे तो ये विभाजन आपके सामने आ जाएंगे। तो 1 एरो हो गया, 2 एरो हो गए, 3 एरो हो गए, 4, 5। तो 5 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने विभाजन लगेंगे? 5 विभाजन लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कई जगह क्या होता है, ये 2 का पढ़ा वाला जो ट्रिक है ये फेल हो जाती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जितनी भी कुल संख्या आपसे दी गई है कोशिकाओं की, जैसे मान चलो आपको कोशिका दी गई है कि 128 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितने विभाजन आवश्यक होंगे। तो अब यहाँ पे आप 2 के पहाड़े से पढ़ोगे तो नहीं पहुंच पाओगे और वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आते। तो ऑप्शन वहाँ पे क्या आएगा? आपका 127 वहाँ पे राइट आंसर होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जितने क्वेश्चन कोशिकाएं दी गई हैं उसमें -1 कर देना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्रण होता है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मर व मुरे नाम के साइंटिस्ट ने तो शब्द दिया था। पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो आदि होगी किसके? पैतृक कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, यानी कि यदि पैतृक में 46 है तो पुत्रियों में 23 हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये जो है 2 चरणों में पूरा होता है। एक अर्धसूत्रण फर्स्ट होता है यानी कि मियोसिस फर्स्ट होता है, जैसे अपन न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, यानी इसमें कम होते हैं। फिर अर्धसूत्रण सेकंड होते हैं, इसमें समकारी विभाजन होते हैं, यानी इसमें गुणसूत्रों का विभाजन समान ही रहता है, अलग मतलब कम नहीं होता। ठीक है, चलिए जो मियोसिस फर्स्ट है ये इसके 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? एल जेब्रा में पास डिप्लोटीन हो गया और ये डाइकाइनेसिस हो गया। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया था? एल जेब्रा में पास दीदी, मैंने इस तरीके से याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद फिर मेटाफेज फर्स्ट आता है, फिर एनाफेज फर्स्ट आता है, फिर टीलोफेज फर्स्ट आता है। फिर इसके बाद क्या चला जाता है? इधर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ये जो समकारी विभाजन है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं होती। महत्व की बात करें तो जाति विशिष्ट सदस्यों को नींद बनाए रखने के लिए इसका महत्व है। जीन विनिमय क्रिया द्वारा आधे लक्षण पिता से और आधे लक्षण माता से संतति में आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? इसी की वजह से आते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की हमें बात करते हैं, उसमें जो प्रोफेज है सबसे लंबी प्रावस्था होती है, सबसे जटिल होती है। क्यों? क्योंकि ये आगे 5 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से? सबसे पहले लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन में क्या होता है? गुलदस्ता अवस्था चलती है, फिर से बुके प्रावस्था भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्सिस की क्रिया कहाँ से कौन सी उसमें संपन्न होती है? तो जाइगोटीन में संपन्न होगी। इसके बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका निर्माण होगा। ठीक है, इसकी खोज की थी मोसेस नाम के साइंटिस्ट ने। और गुणसूत्र बाइवलेंट अवस्था में आ जाते हैं, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पैकेटिन की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकेटिन में होता है। ठीक है, इसके बाद जीन विनिमय जो शब्द है वो मॉर्गन द्वारा दिया गया था। डिप्लोटिंग की बात करें तो काइजमेटा यहाँ पे प्रदर्शित होना लग जाता है, उपांति भवन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। डाइकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पे उपांति भवन जो पूर्ण हो जाता है और काइजमेटा जो है समाप्त हो जाता है। मैंने इसमें केवल वही चीज लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आ जाएगी। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज ब्रेड करने में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद एनाफेज आ जाएगी। एनाफेज में क्या होगा? समझात गुणसूत्र का पृथक्करण हो जाएगा और गुणसूत्र संख्या में कैसे हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। टीलोफेज के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र जो है क्रोमेटिन धागे में परिवर्तित हो जाएंगे और केंद्र कला केंद्रिका वापस से प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड क्या है? बिल्कुल समकारी विभाजन है, जैसे प्रोफेज सेकंड है। ठीक है, तो ये प्रोफेज फर्स्ट की तरह है, प्रोफेज की तरह है, जैसे समसूत्री में हमने पढ़ा था बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी मेटाफेज भी कैसा है? बिल्कुल समसूत्री के समान है, यानी माइटोसिस के समान है। टीलोफेज भी बिल्कुल माइटोसिस के समान, लेकिन एनाफेज में थोड़ा चेंज आ जाता है। इसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्रों में विभाजन से गुणसूत्र संख्या में कैसे हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अर्धसूत्रण फर्स्ट और अर्धसूत्रण सेकंड, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के मध्य जो टाइम लगता है उसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्रण का स्थल यानी कहाँ पे होता है? तो केवल जननिक कोशिका में होता है, यानी कि जितनी भी सेक्स जो अपनी सेल होती है, गोनाड्स होती है, उनमें होता है। जैसे पादप की बात करें तो फ्लावर्स में होगा। जंतु की बात करें तो गोनाड्स में होगा। फ्लोर्स में कहाँ होगा? तो परागकोश के अंदर होगा और बीजांड के अंदर होगा, यानी मेल के अंदर परागकोश में और बीजांड फीमेल्स के अंदर। इसी तरीके से यदि हम एनिमल की बात करें तो गोनाड्स में होता है। गोनाड्स में टेस्टिस के अंदर होगा मेल में और ओवरीज के अंदर होगा किसमें? फीमेल्स में।
प्रयोगशाला में यदि हमें अध्ययन करना है तो पुष्प का परागकोश इसके लिए क्या रहेगा, बिल्कुल बेस्ट चीज रहेगी, सामग्री रहेगी। इसके बाद अगला आता है हमारे सामने क्या, असूत्रण, जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। एमाइटोसिस में क्या होता है, सबसे प्राचीन विधि है, सबसे आदिम विधि है, सबसे तीव्र विधि है, 20 से 30 मिनट के अंदर ये पूर्ण हो जाती है। इस विधि में केंद्र कला लुप्त नहीं होती, इंटरन्यूक्लियर फाइबर का निर्माण हो जाता है। यीस्ट में मुकुलन 90 मिनट लेता है, ये बिल्कुल अपवाद है नहीं, बाकी ये 20 से 30 मिनट में पूरी हो जाती है। अमीबा में द्विविभाजन इसी विधि द्वारा होता है, जीवाणु में जनन इसी विधि द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का निर्माण के समय ये यही सूत्रण चल रहा होता है। इसके बाद अगला टॉपिक बचता है हमारा क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गुणसूत्र आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए गुणसूत्रों के जो प्रेक्षित करता थे वो हाफ मिस्टर थे, ट्रेडेगेंशिया के पुंकेशियर रोमेन ने देखा था। खोजकर्ता की बात करें तो स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। नामकरणकर्ता की बात करें तो डब्ल्यू वाल्डे ने इसका नाम दिया था। संगठन की बात करें तो इसके अंदर डीएनए व प्रोटीन से ये मिलकर बने हुए होते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो ये सूत्रीय विभाजन की प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे से निर्जलीकरण क्रिया द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम गुणसूत्र बढ़ेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। इसके बाद बात करें तो गुणसूत्रों की संरचना व संख्या का अध्ययन जो है मेटाफेज अवस्था में किया जा सकता है। गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए आकृति अपन लिखें तो ऐसे लिखेंगे आकृति, और एनाफेज लिखेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे एनाफेज। तो ए से आकृति, ए से एनाफेज। ठीक है, और संरचना और संख्या की कहाँ करेंगे तो मेटाफेज में बात करेंगे। इसलिए गुणसूत्र का अभिरन जो है एसिटोकार्बीन से किया जाता है। गुणसूत्र आम की बात करें तो 1 से 20 माइक्रोन लंबे होते हैं, चौड़ाई 2 से 3 माइक्रोन होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे सबसे बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं ट्रिलियम पादप में, सबसे छोटे गुणसूत्र होते हैं कवक कोशिकाओं में। एक बीजपत्री में द्विबीजपत्री की तुलना में अधिक लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं जो और द्विबीजपत्री की तुलना में अधिक लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी तरीके से पादपों में जंतुओं की तुलना में अधिक लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब कुछ पादप हैं और यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या दी गई है, जैसे म्यूकर हिमेलिस जिसमें 2 पाए जाते हैं केवल, जो सबसे कम है। इसके बाद हेप्लोपेपस है जिसमें 4 पाए जाते हैं। न्यूरोस्पोरा है जिसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बीडल एवं टोटम ने इस पे प्रयोग के दौरान एक जीन एक एंजाइम की धारणा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद अपन पादप की बात करें तो एक ऑफियोग्लोसम है जो कि एक प्रकार का टेडोफाइटा है, इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं 1260, ये 2n प्रावस्था के अंदर पाए जा रहे हैं। इसके बाद अपन जंतु की बात करें तो देखिए एस्केरिस है जिसके अंदर 2 पाए जाते हैं, बिल्कुल मिनिमम है, सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। ड्रोसोफिला है जिसके अंदर 8 पाए जा रहे हैं। राना टिग्रिना के अंदर 24 पाए जाते हैं। होमोसेपियंस के अंदर 46, यानी ह्यूमंस के अंदर कितने 46। और एक ओलोकैंथा नाम का जीव है जिसके अंदर 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि संख्या में सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम इनकी संरचना की बात कर लेते हैं तो देखिए अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले पेलिकल होता है, फिर मैट्रिक्स होता है, फिर क्रोमेटिड होता है, फिर क्रोमोमियर्स होता है, फिर सेंट्रोमियर होता है। इसके बाद सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, द्वितीय संकुचन कहते हैं, फिर सैटेलाइट बॉडी होती है और टीलोमियर्स होते हैं लास्ट में। सबसे पहले पेलिकल की बात करते हैं तो गुणसूत्र के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे अपन पेलिकल कहते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो जो गुणसूत्र का आधारित तरल होता है, जो बेसल लिक्विड होता है, उसे अपन मैट्रिक्स कह देते हैं। क्रोमेटिड की बात करें तो गुणसूत्र में डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित इनकी भुजाएं होती है, उसे अपन क्रोमेटिड कह देते हैं। जैसे मान चलिए ये क्रोमोसोम है तो ये जो भुजाएं इसको अपन क्रोमेटिड कह देते हैं। क्रोमोमियर्स की बात करें तो क्रोमेटिड पर उपस्थित रंगीन दानेदार संरचना अर्थात जीन के जो स्थल होते हैं, ऐसे डॉटेड पाई जाते हैं, रंगीन स्थल होते हैं यहाँ पे जीन उपस्थित होता है, उसको अपन क्रोमोमियर्स कह देते हैं। सेंट्रोमियर या फिर प्रारंभिक संकुचन, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे ये गुणसूत्र है, एक मान के चलिए एक गुणसूत्र है, यहाँ पे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है, इसको अपन सेंट्रोमियर कहेंगे, दोनों भुजाएं जहाँ पे जुड़ेंगी आपस में। ठीक है, इसके बाद एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें द्वितीय कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एन होता है। एन का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या है, ये केंद्र का उत्पन्न करने वाला क्षेत्र होता है, केंद्र का उत्पन्न करने वाला क्षेत्र होता है, लगभग यहाँ पाया जाता है। इसके बाद सैटेलाइट बॉडी होती है, तो द्वितीय संकुचन के पश्चात गुणसूत्र का शेष बचा हुआ भाग, जैसे यहाँ पे यदि कॉन्ट्रैक्शन पाया जाएगा तो ये जो पोर्शन बच रहा है, ये शेष बचा भाग है, इसको सैटेलाइट बॉडी कह देते हैं। और टीलोमेर्स क्या है, बिल्कुल गुणसूत्र का अंतिम छोर है। गुणसूत्र के प्रकार की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 2 अलग अलग स्थितियां बनती हैं। सबसे पहले सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, यानी सेंट्रोमियर क्या है, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, इसकी स्थिति क्या होगी उस आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक और लास्ट में टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब यदि ये सेंट्रोमियर कहाँ बिल्कुल सेंटर में उपस्थित है, इसे मेटासेंट्रिक कहेंगे। इसकी जो शेप बनेगी तो बी शेप बनेगी कुछ इस तरीके से, ये बी शेप बन गई। ठीक है, इसके बाद एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो उपांतस्थ, जिससे कौन सी शेप बनेगी, जे शेप बनेगी। ठीक है, जे शेप कैसे बनेगी, मान के चलिए ऊपर से थोड़ा सा नीचे ये पाया जाएगा तो ये जे शेप बन जाएगी। इसके बाद सब मेटासेंट्रिक यानी कि उपमध्यस्थ। उपमध्यस्थ का मतलब होता है मध्यस्थ से थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये मध्यस्थ है और मध्य से थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ पे पाया जाएगा, तो ये शेप कौन सी बनेगी, एल शेप। एल शेप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला बन गया, यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे ले लिया और ये वाला बन गया, तो ये कौन सी शेप बन गई, एल शेप बन गई। इसके बाद टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक बिल्कुल अंतस्थ यानी शीर्षस्थ। शीर्षस्थ यानी कि यहाँ पे पाया जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन, और ये छोटी सी बिंदी बच जाएगी और लास्ट में ये पूरा भुजा बन जाएगी, तो ये कौन सी शेप बन जाती है, आई शेप बन जाती है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए एम ए एस टी, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ एम ए एस टी। एम से मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, यहाँ पे आ जाइए बी जे एल आई, मस्त बिजली, एम ए एस टी मस्त,
बिजली, BJLI, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। यानी मेटासेंट्रिक होगा तो शेप कौन सी होगी, बी शेप, एक्रोसेंट्रिक होगा तो शेप कौन सी होगी, जे शेप, सब मेटासेंट्रिक होगा तो शेप कौन सी होगी, एल शेप, और टीलोसेंट्रिक होता है तो शेप कौन सी होगी, आई शेप। इसके बाद कुछ विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं लारीय गुणसूत्र, जिसकी खोज की थी बाल्बियाने नाम के साइंटिस्ट ने। इसको खोज स्थल क्या था इसका, तो कीटों के कायरोनोमस लार्वा की लारीय ग्रंथियों में ये पाया जाता था। अन्य नाम होता है इसका पॉलिटीन, या फिर इसको महागुणसूत्र भी बोला जाता है। दूसरे होते हैं लैम्प ब्रश गुणसूत्र, इसकी खोज की थी रुकार्ड नाम के साइंटिस्ट ने। खोज का स्थल था एम्फीबिया की ऊसाइड कोशिका में इसको खोजा गया था। नग्न आंखों से इनको देखा जा सकता है, इतनी बड़ी संख्या, बड़ी मतलब इनकी आकार जो है इनकी बड़ा होता है। इनका अध्ययन करने के लिए अणुसूत्रण की डिप्लोटीन अवस्था सबसे बेस्ट होती है। मानव जो गुणसूत्र हैं वो 22 जोड़े होते हैं उसके ऑटोसोम, जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि सेक्स का निर्धारण नहीं किया जाता। जो 23वां जोड़ा होता है वो एलोसोम कहलाते हैं, इनको सेक्स क्रोमोसोम भी कह देते हैं, ठीक है। लिंग निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र होता है उसको बाई क्रोमोसोम कहते हैं। बाई गुणसूत्र को कहते हैं, इसकी खोज की थी मैकलंग नाम के साइंटिस्ट ने। इसके ऊपर जो जीन उपस्थित होता है उसको अपन होलोड्रिक जीन कह देते हैं, ठीक है। और एक्स गुणसूत्र के ऊपर जो जीन उपस्थित होता है उसको होलोजेनिक जीन कह देते हैं। बाई जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो लिंग निर्धारण करने वाले जीन है वो दो जीन है। सबसे पहले SRY जीन है, या फिर उसको TDF जीन भी कह देते हैं। SRY सॉरी जीन की जो फुल फॉर्म है उसका मतलब क्या है, सेक्स डिटरमिनेटिंग रीजन ऑफ बाई। इसी तरीके से TDF की फुल फॉर्म क्या है, टेस्ट डिटरमिनेटिंग फैक्टर जीन, ठीक है। ईडियोग्राम क्या होता है, देखिए गुणसूत्र की संख्या हो गई, गुणसूत्र की संरचना हो गई, तथा स्थिति का जो ग्राफीय निरूपण किया जाता है उसको अपन ईडियोग्राम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो मानव के 46 क्रोमोसोम होते हैं उनको 7 समूह यानी 7 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है, जी तक बांटा गया है। सबके अंदर दो दो क्रोमोसोम है, लेकिन जो सी ग्रुप है उसके अंदर 6 से 12 जोड़े पाए जा रहे हैं, यानी कि छठे नंबर का जोड़ा, 7वें नंबर का जोड़ा, 8वें नंबर का जोड़ा, 9वें नंबर का जोड़ा, 10वें नंबर का जोड़ा, 11वें नंबर का जोड़ा और 12वें नंबर का जोड़ा, और उसके साथ 22 क्रोमोसोम रखते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम हो गए आपके 15, ठीक है। इसी तरीके से जो जी ग्रुप है, जी ग्रुप के अंदर 21वां जोड़ा और 22वां जोड़ा रखा गया, साथ में एक्स गुणसूत्र हो गया, तो टोटल हो गए आपके कितने, 5 क्रोमोसोम। इस तरीके से आपके 20 क्रोमोसोम तो ये हो गए, और बाकी के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर बने हुए हैं सारे क्रोमोसोम। तो जो मानव के जो क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, 7 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या बन सकता है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो सी ग्रुप के अंदर। एक्स जो क्रोमोसोम है कौन से ग्रुप के अंदर है, जी ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमने आज सेल जो है, सेल वाली यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कर लिए वो मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो सेल की स्ट्रक्चर हमने देख ली, सेल ऑर्गेनीज हमने देख लिया, सेल साइकिल हमने देख ली, सेल डिवीजन हमने देख लिया, और लास्ट में हमने क्रोमोसोम को देख लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने 5 टॉपिक जो है कवर कर लिए। इसके बाद DNA RNA और सेंट्रल डॉग्मा आपका रह गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।